स्टूडेंट, आज हम CPT2 पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 151 ये आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से दिया गया है। इनडायरेक्टली BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ मेजर ऑफ, तो इसमें क्या आंसर आपको मार्क करना है? द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि मैम ए क्यों नहीं होगा, द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन क्यों नहीं होगा। तुम अगर देखोगे NCERT में BOD इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मतलब क्या है? जब पॉल्यूटेड वाटर रहता है, जो कि हमारा ड्रेन वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर, ओके, सीवेज वाटर, इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत हाई रहता है, इसलिए BOD अराउंड 8 to 9 रेंज में रहता है, जिसे हमें कम करना है, रिड्यूस करना है, फिर उसे हमें रिवर में छोड़ना है। इसका मतलब घर का ड्रेन हो या कहीं का भी जो ड्रेन का वाटर है, सीवेज वाटर है, उसे हमें कलेक्ट करना है एक प्राइमरी टैंकी में। कलेक्ट करके उसका जो भी स्टेबल वेस्ट है उसे निकाल के फिर उसके बाद हमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है, जिससे कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो जाए और वो 1 हो जाए। तो उसमें नॉर्मली उसका मेजर क्या होता है? तो मेजर यही है कि जब हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं तब उस टैंक में हम एक्स्ट्रा बाहर से ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन मिलते ही सीवेज वाटर में जो गंदा पानी है, पॉल्यूटेड वाटर है, उसका जो माइक्रोब्स है, एरोबिक माइक्रोब्स खासकर, दैट इज योर बैक्टीरिया एंड फंजाई, वो ग्रो करने लगे एंड दे स्टार्ट डिग्रेडिंग द ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर वो डिग्रेड करेंगे, डिकम्पोज करेंगे उसे, तो उससे पहले फ्लॉग बनेगा और ऑर्गेनिक मैटर को एज ए सबस्ट्रेट वो यूज करके उसे डिकम्पोज कर देंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो BOD 8 to 9 था वो रिड्यूस होकर 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा कि इनडायरेक्टली BOD इज ए मेजर ऑफ what? Indirectly BOD is a measure of organic matter present in the water and directly this is a measure of this. अगर तुम्हें पूछता क्वेश्चन में कि directly BOD is a measure of what? Rate of uptake of oxygen by the microorganism and sample of water. अगर डायरेक्टली पूछता तो इसमें मेंशन है इनडायरेक्टली, इसलिए आपको ये मार्क करना, द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। समझ गए? तो BOD 8 to 9 था पॉल्यूटेड वाटर में, सीवेज वाटर में। आपने क्या किया? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के टैंक में ऑक्सीजन सप्लाई किया। एक एजिटेटर मशीन होता है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। एजिटेटर मशीन होता है जिससे ऑक्सीजन को हर डायरेक्शन में आपने घुमा के आपने माइक्रोब्स को ग्रो किया, जिससे फ्लॉग्स बना। फ्लॉग्स इज अ ग्रुप ऑफ व्हाट? हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स, जिसमें फंजाई एंड बैक्टीरिया रहते हैं, खासकर एरोबिक ग्रुप्स, और वो ऑर्गेनिक मैटर को यूज करके BOD को 8 to 9 से BOD रिड्यूस हो जाएगा अप टू 1। इसके बाद ये पानी जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का है, सेकेंडरी एफ्लुएंट, ठीक है, उसे हमें रिवर में छोड़ देना है, या तो हम टर्शियरी ट्रीटमेंट करके उसे कंज्यूम कर सकते हैं, पी सकते हैं टर्शियरी ट्रीटमेंट करने के बाद। समझ में आया? तो कभी भी तुम्हें पूछा गया है कि BOD इज ए मेजर ऑफ, दे हैव नॉट मेंशन दिस, मैं आगे का बोल रही हूँ, हाँ, अगर ऐसा आया फ्यूचर में, इसका आंसर तो B है। लेकिन अगर यहाँ पे ये मेंशन नहीं, इनडायरेक्टली मेंशन नहीं है, BOD इज ए मेजर ऑफ करके ये दोनों ऑप्शन आ गया, तब तुम ये मार्क करोगे, ठीक है, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि मेन चीज है ऑक्सीजन यूज किया गया, किसने यूज किया? माइक्रोब ने। वो यूज करके वो खुद बढ़ा, इंक्रीज हुआ, फिर उसने ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज किया और पानी का जो पोल्यूशन है उसे रिड्यूस कर दिया। ओके, और मेनली ऑर्गेनिक मैटर 85% ह्यूमन एक्सक्रीटर रहता है। और यहाँ पे जब इनडायरेक्टली लिखेंगे तब तो यही मार्क करना है जो इस बार पूछा गया है आपको। अगर यहाँ पे डायरेक्टली आता तब आंसर ये होता। क्लियर? ये बोलना मत। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, दैट इज 152। क्वेश्चन नंबर 152 आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा है। मार्क द स्टेटमेंट विच इज नॉट इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू ओवेरियन साइकिल। तो तुम्हें इसमें पूछा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवेरियन साइकिल्स के अगेंस्ट में कौन सा नॉट इनकरेक्ट है। इसका मतलब यहाँ से आपको चुनना है कौन सा करेक्ट है, क्योंकि जब भी नॉट इनकरेक्ट लिखा रहता है इसमें आपको ध्यान देखना है कि ये मीन कर रहा है कि कौन सा करेक्ट है। तो अब देखो यही आंसर निकल रहा है कि मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मेंस्ट्रुएशन तभी हो सकता है, ब्लीडिंग फेज तभी स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा? जब जो ओवम रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ स्पर्म से। ओके, बाकी ऑप्शन में क्या गलती है, क्यों ये करेक्ट नहीं है? Both LH and FSH attain a peak level during proliferative phase. तो इसमें proliferative phase नहीं होगा, इसमें होना था ovulatory phase. Ovulatory phase. Next, during secretory phase, corpus luteum in the ovaries secretes excess amount of estrogen for proliferation of endometrium lining of uterus. तो इसमें लिखा है secretory phase, corpus luteum, और corpus luteum का principal hormone एस्ट्रोजन नहीं है, प्रिंसिपल हार्मोन इज
progesterone, and it is important for maintenance of endometrium lining during secretory or luteal phase together with proliferation also. ओके, ल्यूटल फेज में बाई चांस ऐसे पूछ ले कि ल्यूटल फेज में एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन कौन करता है, एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस कौन करता है, तब तुम्हारा आंसर हमेशा प्रोजेस्टेरोन होना चाहिए, एस्ट्रोजन नहीं। एस्ट्रोजन का रोल होता है द ग्रोथ और प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ड्यूरिंग फॉलिक्यूलर फेज। इनिशिएट करता है एस्ट्रोजन, मेंटेन करता है बाद में प्रोजेस्टेरोन ल्यूटल फेज के दौरान। ओके, द लास्ट वन इज, ये गलत क्यों है, cyclic menstruation is an indicator of the normal reproductive phase and extends between menopause to menarche। ये जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, menarche to menopause। ये लिखना था कि menarche is the onset of menstruation, menstrual cycle, and menopause तब होता है जब पर्टिकुलर फीमेल में ओवरी के अंदर जितने भी फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स, सब एट्रेटिक बन जाते हैं, सब डिजेनरेट हो जाते हैं और उसमें एग नहीं रहता और फॉलिकल्स के सब डैमेज हो जाते हैं, तभी मेनोपॉज होता है। वो 40 में भी हो सकता है, 45 में भी हो सकता है, 50 में भी हो सकता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है 50, इसलिए आपको 50 ही याद रखना है। तो मेनोपॉज का मेन रीजन याद रखना, जो कि फ्यूचर के किसी भी क्वेश्चंस में आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, कि मेनोपॉज कब होता है, जब प्राइमरी फॉलिकल्स जितने भी है ओवरी के अंदर सब एट्रेटिक बन जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा गया है, विच ऑफ द फीचर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक रोल ऑफ कॉपर कंटेनिंग आईओडीज। आप एक काम करना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जाके आईओडी जो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इसकी कैटेगरीज को डिवाइड करना। व्हाट आर द नेम्स? नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड, फिर नेक्स्ट वन इज कॉपर कंटेनिंग, एक बार लिख के रख लेना जिससे कंफ्यूजन ना हो जिसने नहीं लिखा, और द लास्ट वन इज हार्मोनल। अब होता क्या है, जो नॉन मेडिकेटेड है उसमें आपको लिपिलुक्स मिलते हैं, कॉपर कंटेनिंग में CUT, CU7 और मल्टीलो 375 है, और हार्मोनल में LNG20 एंड प्रोजेस्टासार्ट है। तो इसमें तीनों का कॉमन रोल अगर हम देखें, कॉमन रोल इज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, जो सबको पता है। स्पर्म जब भी एंटर करता है, अगर एंटर किया तो उसका फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इस होता है तीनों के लिए। लेकिन व्हाट आर द स्पेसिफिक रोल ऑफ दिस एंड दिस, इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड का एक ही रोल है जो कि कॉमन फॉर ऑल, दैट इज फेगोसाइटोसिस। कॉपर कंटेनिंग का फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म के अलावा और एक रोल है, दैट इज बी, जो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है, स्पेसिफिक रोल ऑफ कॉपर कंटेनिंग आयोडीज, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। अगर ऐसे आया, दिस इज फॉर कॉपर कंटेनिंग। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग फेगोसाइटोसिस for all IODs. This is a point common for all, and this is a point common for CUT, CU7 and multi-load 375. Okay, make the uterus unsuitable for implantation, make the neck of uterus hostile to sperm. These are the point associated with hormonal IODs. ये इसका specific point है। ओके, तो आपको इस तरह से इसके दिमाग में आपको प्लेस करके रखना है कि कौन सा कॉमन फीचर है और कौन सा स्पेसिफिक फीचर है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो करेक्ट आपका ए आ रहा है, ड्यूरिंग जाइन डायस्टोल द फेज ऑफ कार्डियक साइकिल AV valves रिमेन ओपन एंड द सेमिनल valves आर क्लोज। तो ये करेक्ट है कि हमें पता है कि जॉइंट डायस्टोल एक ऐसा फेज है ECG में जो हम T to P कंसिडर करते हैं, क्योंकि P to T जो आता है वो करंट है हार्ट पूरे वॉल में, और T to P इज नो करंट, चारों चैम्बर रेस्ट में है, और साथ ही साथ ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है। उस टाइम में AV valves ओपन रहता है और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर का सेमिनल वाल्व और एओर्टा के अंदर का सेमिनल वाल्व दोनों बंद रहता है। ओके, तो ये करेक्ट है। Increased ventricular pressure causes the closing of seminal valve. No, यहाँ पे आपको पूछा है कि increased ventricular pressure causes the closing of seminal valves. No, closing नहीं, यहाँ पे होना था opening, क्योंकि हमें पता है जब वेंट्रिकुलर प्रेशर राइज होता है, जब वेंट्रिकल्स पूरा फुल हो जाता है, तब ऑटोमेटिकली उसी प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए, जिससे कि हार्ट वॉल डैमेज ना हो, प्रेशर एक्सर्ट होता है सेमिनल वाल्व्स में, जो कि आपके कहाँ पे है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर है और एओर्टा के अंदर है। पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है राइट वेंट्रिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को देना,
और लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा लेके बॉडी के तरफ जाता है। ओके, तो उस टाइम में क्लोजिंग नहीं होगा, उस टाइम में ओपनिंग ऑफ सेलुलर वल्व्स होता। अगर यहाँ पे ओपनिंग लिखा होता तब ये करेक्ट रहता, यहाँ पे लिखा है क्लोजिंग इसलिए गलत है। नेक्स्ट, AV valves open due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of the both the atria. No, ये जो स्टेटमेंट है पूरा का पूरा ही गलत है, टोटली इनकरेक्ट। ठीक है, टोटली इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज हमें पता है कि जो AV valves ओपन होते हैं इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एट्रियल कंट्रैक्शन, इट्स बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन। जब वेंट्रिकल पूरा का पूरा खाली हो जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स का ब्लड अभी सर्कुलेटरी पाथवे की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होके लंग्स के तरफ जा रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स का ऑक्सीजनेट ब्लड एओर्टा से होके सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए जा रहा है। तब वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो डिक्लाइन होता है और तभी AV valve ओपन होता है। इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि AV valves के ओपनिंग के पीछे एट्रियल कंट्रैक्शन या तो ऑरिकुलर कंट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है। ओके, द लास्ट वन इज SA node generates an action potential which is quickly associated with the contraction of both the ventricles. No, SA node जब भी कंट्रैक्ट होता है वो तो ऑटो एक्साइटेबल है, वो खुद से ही एक्साइट होता है। बट कब होता है, अगर ऐसे थोड़ा सा देखें हम, जब वेंट्रिकल 70% फिलअप हो जाता है, जब ऑरिकल्स का जो ब्लड है वेंट्रिकल्स को 70% फिलअप कर देता है, तब SA node खुद से एक्साइट होके, क्योंकि इंट्रिंसिक स्टिमुली वो खुद से एक्साइट होता है, ऑटो एक्साइटेबल है, तब ऑरिकल में करंट आता है। ऑरिकल का जो करंट है वो फैलता है, तब एक ऑरिकुलर कंट्रैक्शन होता है जिससे कि 30% ब्लड फ्लो वेंट्रिकल की तरफ आ जाता है। उसी कारण वेंट्रिकल पूरा फिलअप हो जाता है और धीरे धीरे जो वेंट्रिकल का प्रेशर राइज होता है इज बिकॉज ऑफ पुर्किंजे फाइबर्स, जो कि करंट पास होता है फ्रॉम SA node टू AV node टू बंडल ऑफ फेस AV बंडल, राइट एंड लेफ्ट बंडल, देन टू पुर्किंजे फाइबर, फिर जाके वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होगा आफ्टर सम टाइम। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स क्विकली एसोसिएटेड, नो इट्स नॉट क्विकली एसोसिएटेड, क्योंकि करंट को अभी SA node से करंट आएगा, ये ऑरिकुलर वॉल में जाएगा, ऑरिकुलर वॉल में ये करंट जाते ही नेक्स्ट क्या होगा, 30% फ्लो इंक्रीज होगा टुवर्ड्स इंक्रीज ऑफ ब्लड टुवर्ड्स वेंट्रिकल्स पूरा फिलअप होगा। और साथ ही साथ जो करंट है SA node से अभी AV node जाएगा, AV node से बंडल ऑफ हिस जाएगा, बंडल ऑफ हिस से AV बंडल जाएगा, AV बंडल राइट एंड लेफ्ट बंडल, फिर उसमें छोटे छोटे माइन्यूट फाइबर्स है दैट इज पुर्किंजे फाइबर, फिर ये वॉल्स को जाके करंट देगा, तभी ना वेंट्रिकल्स प्रेशर में आएगा, तभी जाके ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो एक्सर्टेड प्रेशर है वेंट्रिकल्स के वो सेलुलर वल्व्स को ओपन करेंगे और सर्कुलेटरी पाथवे स्टार्ट होगा। जब प्रेशर डिक्लाइन होगा, फिर से जब वेंट्रिकल का ब्लड पूरा का पूरा ऑलमोस्ट खाली हो जाएगा, थोड़ा बहुत ब्लड रह जाता है, तब AV valve ओपन होगा। ओके, इट्स नॉट क्विकली एसोसिएटेड। तो यहाँ पे B आपको मार्क करना नहीं था, C भी मार्क नहीं करना था, D भी मार्क नहीं करना था, आपको मार्क करना था A, क्योंकि जॉइंट डायस्टोल के टाइम में AV valve ओपन रहता है, सेलुलर वाल्व क्लोज रहता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट से पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ATPase एक्टिविटी दैट इज हेड ऑफ मायोसिन। हमें पता है कि जो भी मायोसिन के वो होते हैं LLM और HMM होता है, दिस इज द हेड रीजन, और हेड में इसी पोर्शन में आपको क्या मिलेगा, ATPase एक्टिविटी, ATP और G एक्टिन साइट मिलेगा। तो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, ओके, हेड वाला। ओके, तो इसलिए आपको मार्क करना था हेड ऑफ मायोसिन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156, ये दोनों चैप्टर से लिंक है, एक है एक्सक्रीशन और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट RBC फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तब आपको मार्क करना था जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, जो कि आपके पेज नंबर 294 के सेकंड पैराग्राफ में है, नॉन एडिटेड वर्जन में, जो एडिट नहीं हुआ पुराने NCERT का। ओके, तो अगर आप देखो कहाँ पे है, थोड़ा सा एक डायग्राम आपको दिखा दो अगर किसी ने देखा नहीं होगा, कि सपोज ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है, दिस वन इज इफरेंट आर्ट्रियोल, और इस जगह पे DCT आता है, एंड दिस इज योर बोमेंस कैप्सूल। ओके, ये आपका बोमेंस कैप्सूल है जिसमें बाहर ये स्क्वामश लेयर्स है, दिस इज स्क्वामश लेयर। यहाँ पे आपका वो है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम दैट इज फॉर योर PCT, एंड इस जगह पे आपका ग्लोमेरुलस है, और ग्लोमेरुलस के सरफेस में अगर हम दूसरा कलर में देखें, इस जगह पे आपको पोडोसाइट्स मिलेंगे, देयर आर सर्टेन सेल्स ऑफ इनर वॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल, यहाँ पे पोडोसाइट्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोमेरुलस। ओके, अब
इस जगह पे एफरेंट आर्ट्रियोल के सरफेस में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं जेजी सेल्स। यही सेल्स को हम लोग बोलते हैं जेजी सेल्स। ये अच्छे से मैं लिखूँ, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल सिक्रीट करता है रेनिन हार्मोन RENIN और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो कि इस क्वेश्चन का नीड है। ओके, और साथ ही साथ इसी जगह पे DCT आके जुड़ता है, जिसे इस जगह पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, मैक्यूला डेंसा भी बोलते हैं। हमारे बुक में मैक्यूला डेंसा लिखा नहीं है, उन्होंने बस सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ DCT बोला। दिस एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन है DCT का और जेजी सेल्स का, इसको हम लोग बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस, इसको बोलते हैं। जेजी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ रेनिन एंड एरिथ्रोपोइटिन, एंड व्हेनेवर द जेजी सेल्स कंबाइन टू विद DCT, certain specific cells are there, can be named as macula densa, it's not mentioned in NCERT। तब उन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं juxtaglomerular apparatus। Okay, now these JG cells are capable of secreting certain peptide hormone erythropoietin, जो बोन मैरो में जाके RBC मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपको याद रखना है। ओके, और बोमेंस कैप्सूल इस तरह से उल्टा किए हुए मत सोचना, बिकॉज इसका जो एक्चुअल डायग्राम है अगर हम देखेंगे तो इस तरह से कुछ दिखता है। ये आपका PCT है। DCT जो होता है ना, एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में से गुजरता है इन केस ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। इसलिए इस एसोसिएशन में हम इसको विजुलाइज करने के लिए मैंने इस तरह से डायग्राम बनाया, लेकिन इसका जो डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम इज लाइक दिस। DCT is coiling up and it is actually passing from the middle of the afferent and efferent arteriole। इसलिए इस जगह पे एक एसोसिएशन बनता है एफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में और DCT के बीच में, जिसको हम लोग जक्स्टामेडुलरी एपरेटस बोलते हैं। और ये इफरेंट आर्ट्रियोल है जिसका डायमीटर कम है और एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज़्यादा है। ओके, तो कुछ चीज़ आपका रिविजन भी हो जाएगा, इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है कि अकेले करने से ज़्यादा है टीचर की हेल्प से करो तो जल्दी चीज़ों को कवर अप कर पाओगे। ठीक है, अच्छे से वीडियो देखोगे। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देख ले कुछ और है क्या जिसमें हम बोल सकती हो क्या। द सेल्स ऑफ द बोन मैरो, ये नहीं होगा। अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास का तो रोल होता है सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन, इसमें तो ये लिंक ही नहीं कर रहा है। ओके, द सेल्स ऑफ द रोस्ट्रल एडिनोहाइपोफाइसिस, इसमें कोई ऐसा लिंक नहीं है, तो आपको ये चुपचाप यही मार्क करना था, जो भाई बहुत सिंपल है। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। क्लियर? कौन सा किडनी का नेफ्रॉन? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ओके, वो ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूछा गया है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो मार्क करना है। तो इसमें आंसर आ रहा है आपका D। ओके, पहले इसको डिस्कस कर ले क्यों ये गलत है। एसोसिएशन एरिया इन द फोर ब्रेन कंटेंट्स ऑल टाइप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन एंड सिक्रीशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस। इस जगह पे अगर मैं हाइपोथैलेमस लिखती, एसोसिएशन एरिया तो होगा ही नहीं, हमारा होगा हाइपोथैलेमस। अगर होता तब ये करेक्ट होता, बिकॉज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस का सेल है जो न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, लाइक रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, और उसी से एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन के सिक्रीशन को वो रेगुलेट करते हैं। एसोसिएशन एरिया हमारे फोर ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स भी नहीं होते, मोटर न्यूरॉन्स भी नहीं होते, बट कुछ ऐसे स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे इंटरसेंसरी प्रोसेसिंग, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसलिए ये गलत था। बाकी क्या क्या है स्टेटमेंट्स, अगर कुछ क्लियर नहीं है बता दो, बाकी तीनों ही करेक्ट है। सोडियम पोटेशियम ATP is an electrogenic pump that helps in maintain the electrochemical gradient across the exolemma। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये करेक्ट क्यों है? थोड़ा सा एक चीज बताऊं, हमारा जो एक्सॉन होता है, ये पहले ऐसे बताती हूँ मैं, एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा बोलते हैं। उसमें कुछ वोल्टेज गेट होता है। एक वोल्टेज गेट होता है फॉर सोडियम आयन, ओके, एक वोल्टेज गेट होता है फॉर पोटेशियम आयन, एंड और एक होता है पंप। दिस इज योर पंप, दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि डिपोलराइजेशन जब होता है, सोडियम जब एंटर करता है बाहर से अंदर तक, दैट इज फ्रॉम ECF टू ICF, कंटिन्यूसली सोडियम पोटेशियम पंप काम करते रहता है थ्रू आउट द डिपोलराइजेशन प्रोसेस, जिससे कि 3-3 सोडियम जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं और 2-2 पोटेशियम एंटर होते हैं। ओके, जिससे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बरकरार रहे, जिससे कि हम नेक्स्ट स्टिमुली को क्विकली ले पाए और उसी तरह हम क्विकली इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाए, रेस्पॉन्ड कर पाए। ओके, तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि जो हमारा पंप का डिज़ाइन है वो इस तरह से है कि पंप को आप जब देखोगे उसमें एट ए टाइम दे कैन होल्ड पोटेशियम 2 एंड एट ए टाइम दे कैन होल्ड सोडियम 3। इसलिए 3 और 2 का ये चीज़ लिखा रहता है कि 3 सोडियम
अंदर से बाहर की तरफ जाता है और 2 पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ आता है। तो ये चीज़ है, तो ये करेक्ट है। एट रेस्ट एक्सोप्लाज्म हैज लोअर सोडियम आयन कंसंट्रेशन देन पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन। जब हमारा सिस्टम रेस्ट में रहता है, स्टिमुली नहीं है, तब एक्सोप्लाज्म है ये पार्ट, एक्सोप्लाज्म कर देते हैं उसको, मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। यहाँ पे सोडियम कम रहता है, लेस, और पोटेशियम क्या रहता है, मोर। ठीक उल्टा बाहर सोडियम रहता है मोर और पोटेशियम रहता है लेस। ओके, तो इस चीज को लिखा गया है कि एट रेस्ट एक्सोप्लाज्म इज लोअर सोडियम आयन कंसंट्रेशन देन पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन। दिस इज करेक्ट। ब्रेन स्टेम कंप्राइजेस ऑफ मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये करेक्ट है कि हमें पता होना चाहिए कि ब्रेन स्टेम में सेरेबेलम नहीं होता। ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है मिड ब्रेन तो है ही, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा, लेकिन सेरेबेलम नहीं होगा। सेरेबेलम इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम इन हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के नीचे की तरफ जो होता है उस पोर्शन में सेरेबेलम इंक्लूडेड नहीं है। ओके, ये याद रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से पूछा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन शुगर मेटाबॉलिज्म। तब इसमें आंसर एल्डोस्टेरोन होगा। ज्यादातर ने करेक्ट किया भी होगा, क्योंकि हमें पता है कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एड्रेनालिन का काम क्या है। मैं एक बार लिख के बता दूं आपको। सपोज मैं अगर लिखूं इंसुलिन क्या क्या करता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सिक्रीट होता है बीटा सेल्स और पेनक्रियास से। इसका रोल होता है ग्लूकोज को ब्लड में कम करना, तो वो ग्लाइकोजेनेसिस करेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से क्लीन करके लिखती हूँ। इसमें आंसर आपका एल्डोस्टेरोन था। ठीक है, इंसुलिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है, रिपीट कर रही हूँ मैं इसको, जो कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को पसंद नहीं करता, रोकता है। उसका काम होता है अगर ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ गया उसको घटाना, दैट इज हाइपोग्लाइसेमिक। दैट मीन्स उसका जो रिसेप्टर है वो हमारे एडिपोसाइट्स में है और हेपाटिक सेल्स में है। इसका काम होता है कि वो ग्लाइकोजेनेसिस को सपोर्ट करे, साथ ही साथ लाइपोजेनेसिस को सपोर्ट करे। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस में होता क्या है, शुगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है लीवर सेल में, और लाइपोजेनेसिस में क्या होता है, शुगर फैट में कन्वर्ट होता है एडिपोसाइट्स में। ओके, ये समझ गए। नेक्स्ट है एड्रेनालिन, दैट इज कैटाकोलामाइन है, जो कि आपके एड्रेनल मेड्यूला से सिक्रीट होता है। एड्रेनालिन का काम होता है स्ट्रेस हार्मोन, जो कि शुगर को बढ़ाता है ब्लड में, जिससे कि सेल को एक अच्छे अमाउंट में शुगर मिले, वो उसे यूटिलाइज करे और एटीपी प्रोडक्शन को सपोर्ट करे। तो एड्रेनालिन क्या क्या कर सकता है, वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ना। ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, जिससे कि शुगर फैट से और अमाइनो एसिड से भी बने, तो वो दोनों चीज़ों को वो करता है, शुगर बना के इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल। तो ये ब्लड शुगर इंक्रीज करता है, ये ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करता है। साथ ही साथ ग्लूकागॉन यहाँ पे लिखा है, ये ग्लूकागॉन भी आपके शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। इसका मतलब एड्रेनालिन और ग्लूकागॉन दोनों शुगर लेवल बढ़ाता है, ये शुगर लेवल कम करता है, और इसका रोल शुगर से है ही नहीं, क्योंकि एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो सिक्रीट करता है जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा से एक प्रिंसिपल हार्मोन सिक्रेट होता है फ्रॉम मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप, दैट इज एल्डोस्टेरोन। उसका काम होता है वाटर और NaCl के परसेंटेज को ब्लड में ठीक रखना। ठीक है, जस्ट लाइक योर ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। और साथ ही साथ उसका काम होता है पोटेशियम और फॉस्फेट आयन को यूरिन से बाहर निकालना। तो उसका शुगर के साथ कोई लिंक नहीं है। तो आप समझ गए, इसलिए आपका आंसर इसमें डी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 आपको पूछा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। स्टेटमेंट 1 में लिखा है, वाज डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज अ इजैक्युलेटरी। क्वेश्चन नंबर 159, तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था बी। क्वेश्चन नंबर 160 आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग फॉर गिफ्ट, दैट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज गिफ्ट। गिफ्ट इज अ इन विवो टेक्निक, जिसमें हम उस फीमेल को एक ओवम प्रोड्यूस करते हैं जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। मान लो कि ओवरीज आर ओके, प्राइमरी फॉलिकल्स भी है, तब भी उसके अंदर एग नहीं रह सकता। या तो ऐसे भी हो सकते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल्स डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन वायरस और मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो उसमें एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है कोई। तब हमें किसी और से वो एग लाना है जो कि डोनर होगा, और फिर वो एग को फेलोपियन ट्यूब में जाके छोड़ के आना है। और इन वीवो मैंने इसलिए कहा क्योंकि गैमेट का फ्यूजन बॉडी के अंदर होगा। ओके, तो हमें इसमें इस क्वेश्चन में रॉन्ग ऑप्शन निकालना है फॉर विथ रेफरेंस टू गिफ्ट।
तो इज ए इन विवो टेक्निक, यस, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन जो गैमेट होता है इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब होता है। इट्स अ गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जो इसका फुल फॉर्म है। ओवम फॉर्म ए डोनर इज ट्रांसफॉर्म इनटू द एम्प्यूला ऑफ द रेसिपिएंट, यस, एम्प्यूला में भी कर सकते हैं, तो एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन में भी कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। इस्थमस में नहीं होगा क्योंकि इस्थमस इज द एरिया फॉर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, वो ध्यान रखना। लास्ट वाला ऑप्शन है आफ्टर कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम डोनर स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ओवम। अगर इसने ये कर लिया किसी ने, तब ये वाला जो पॉइंट है दिस इज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो कि इन विट्रो टेक्निक में गिर जाएगा, इन विवो नहीं होगा। तो इस रेफरेंस में अगर हम देखें, इसका जो रॉन्ग ऑप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ गिफ्ट के अगेंस्ट में अगर हम बात करें, तब इसका आंसर आपको डी मार्क करना था। अगर बाई चांस किसी का ऐसे हो रहा है कि उन्होंने किसी से ओवम लिया, फिर फेलोपियन ट्यूब में रखा, इन विवो टेक्निक के थ्रू फर्टिलाइजेशन बॉडी में हुआ, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तब वो लोग अप्लाई करेंगे फॉर इन विट्रो टेक्निक्स, जिसमें हमें जिफ्ट या तो IUT करना पड़ेगा, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का पार्ट है या तो टेक्निक है बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें आपको आंसर मार्क करना था ये, बिकॉज इसमें ये इंडिकेट कर रहा है ICSI, एंड ICSI इज नॉट इन विवो, दिस इज इन विट्रो। इट्स अ मेथड अटेम्प्टेड बिफोर जिफ्ट और IUT, दैट इज मेथड अटेम्प्टेड बिफोर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ओके, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व ए फंगस। तो हमें पता है कि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल में एस चाहिए, तो ये फंगस ही है, तो ये नहीं होगा। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड में आपको एस्परजिलस से बनता है, एस्परजिलस नाइजर, तो ये भी नहीं होगा, ये भी फंजाई है। कमर्शियल ऑफ स्टैटिन में मोनस्कस से बनता है, ये भी एक ईस्ट है, मोनस्कस परपोडियस। ओके, तो बच गया आपका ये कि उन्होंने बोला डज नॉट इन्वॉल्व फंगस, तो ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व करता है। प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो कि इन्वॉल्व करता है स्ट्रेप्टोकोकस को, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये तीनों तो फंजाई में आ गया और ये बैक्टीरिया में आ गया, इसलिए आपको आंसर इसमें मार्क करना था डी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 162। 162 आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा गया है बोल सकते हो, या तो इसका लिंक है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से। एस्ट्रोजन produces a wide ranging actions such as stimulation of growth and activities of female secondary sex organs, appearance of female secondary sex characters, development of growing ovarian follicles and mammary gland development। हमें पता है कि एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ग्रेफिन फॉलिकल सिक्रीट करता है, उसके ग्रेनुलोसा सेल से सिक्रीट होता है, जो फीमेल के हाई पिच वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्यूबर्टी में मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओवेरियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन जब निकलता है तभी LH सर्ज और FSH इंक्रीज होता है ड्यूरिंग ओवुलेटरी फेज। साथ ही साथ फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम लाइनिंग को प्रोलिफरेट करने में भी हेल्प करता है। तो ये सब जो लाइन है जनरली ये उठाया गया है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशंस के ओवरी के पोर्शन से। फिर है प्रोजेस्टेरॉन, रीजन में दिया है प्रोजेस्टेरॉन एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोली सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क एंड मिल्क सिक्रेशन। दिस इज करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है कि हमें पता है कि प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है, उसका प्रिंसिपल हार्मोन है ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। प्रोजेस्टेरॉन का रोल क्या क्या है, सर्वाइकल जो प्लग है उसमें म्यूकस बनाना, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड करना ड्यूरिंग जेस्टेशनल पीरियड विथ प्रोलैक्टिन, साथ ही साथ मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। प्रोजेस्टेरॉन अगर नहीं होगा मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी मुश्किल है। तो ये सब कुछ पॉइंट है, तो एसर्शन तो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन आपको इससे इजीली पता चल गया होगा कि दे आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग विद द अलाइनमेंट ऑफ असर्शन, क्योंकि उन्होंने असर्शन को कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसीलिए यहाँ पे दो अलग अलग डायरेक्शन में बात हो रहा है। असर्शन में बोला एस्ट्रोजन के बारे में, रीजन में बोला प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। इसलिए इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग ए असर्शन, इसलिए आपको मार्क करना था बी। और ये मुझे पता है कि तुमने ये करेक्ट ही मार्क किया होगा। और ज़्यादातर एक चीज़ ध्यान रखना, इतना टफ नहीं आता, कहीं कहीं पे ह्यूमन प्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक दो असर्शन फंस सकता है, वो प्रैक्टिस से आपका क्लियर हो जाएगा, डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन में जा रहे हैं 163, वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 163 में आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ मिड ब्रेन, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक क्वेश्चन है। लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड द पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन, करेक्ट। अ कैनाल कॉल्ड द सेरेब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। तुम डायग्राम में देखोगे 320
में, जो कि नॉन एडिटेड वर्जन में, वहाँ पे एक पतला सा कैनाल पास होता है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, विच इज कनेक्टिंग द न्यूरोसिल और वेंट्रिकल्स ऑफ फोर ब्रेन विथ हाइंड ब्रेन। ओके, उस दोनों को कनेक्ट करता है। तो सेरेब्रल एक्वेडक्ट पास होता है, करेक्ट है। वेंट्रल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन मेड अप ऑफ मेनली 4 राउंड स्वेलिंग्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसमें गलत एक्चुअली एक ही वर्ड है, दैट इज वेंट्रल। इसमें होना चाहिए था डॉर्सल, ये ध्यान रखना था। तो इसमें ये गलत अगर नहीं हुआ होगा किसी का तो तुरंत वो पकड़ लेगा, अगर उसने पोजीशन देखा होगा तो आंसर आपका सी है, क्योंकि उन्होंने नॉट एसोसिएटेड लिखा है। वेंट्रल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन नहीं, डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना 4 लोब्स हैं, जिसमें 4 ऐसे न्यूक्लियाई का लोब, मतलब एग्रीगेशन ऑफ न्यूक्लियाई है न्यूरॉन्स का, जिसका काम होता है विजुअल और ऑडिटरी इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है, साथ ही साथ वो हेड एंड नेक मूवमेंट को भी सपोर्ट करता है। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मिड ब्रेन, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉर्सल होने से करेक्ट होगा, क्योंकि ब्रेन के हर एक हिस्से का पोजिशन का अलाइनमेंट बताना और इसके हिसाब से उसे एक्सप्लेन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहाँ पे सी मार्क करना था। द लास्ट वन इज मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। इसमें किसी किसी को डाउट आ सकता है कि मैम आपने थोड़ी देर पहले बोला कि हाइंड ब्रेन का सेरेबेलम इज नॉट इंक्लूडेड इन ब्रेन स्टेम, इज करेक्ट, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में हमारे मॉड्यूल में भी है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा कि मैम अगर मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम लिखेंगे तब क्या ये करेक्ट होगा? वो तो करेक्ट होना नहीं चाहिए मैम। तो मैंने उनको कहा कि तब आपको ऑप्शन एलिमिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें हमारा सबसे ज़्यादा गलत ऑप्शन आ रहा है सी। इसमें फिर भी हम मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन मिला के ब्रेन स्टेम बोल सकते हैं, एक्सेप्ट सेरेबेलम, वो किसी किसी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं भी रह सकता है। अगर मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम लिखा है, इज करेक्ट, बट अगर बाई चांस यहाँ पे ये मैं चेंज कर दूँ थोड़ा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड करके, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, इसमें मैं डॉर्सल लिख दी, तब तुम यहाँ से गलती निकाल सकते हो कि यहाँ पे सेरेबेलम नहीं है, दे हैव नॉट मेंशन द एक्सेप्शन, तब शायद आंसर मेरा डी हो जाए। ऐसे हर बार ही कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चंस में आपको फंसा सकते हैं, इसलिए हम एंड डेज में देखिए उसको आपको समझाना चाह रहे हैं कि किस तरह से आपको हर क्वेश्चन से डील करना है। ओके, जब यहाँ पे डॉर्सल लिख जाता तो ये तीनों करेक्ट होता, इसमें आप क्या करोगे, तब तुम कहीं ना कहीं से तो गलती निकालोगे। तो यहाँ हाइंड ब्रेन में तब तुम्हें दिमाग लगाना होगा कि दिस इज सेरेबेलम इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, तो तब जाके कहीं ना कहीं आंसर ये प्लेस कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे अभी आपको मार्क करना था सी, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रल नहीं डॉर्सल होगा। ओके, हाँ, और एक चीज, आप एक चीज ध्यान दिए होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, ज़्यादातर हमारा क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन प्रोडक्शंस में हल्का फुल्का फंसता है। बाकी 11 के पोर्शंस में वो लोग थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ओके, और जो कुछ भी हम थोड़ा बहुत आपको दिखा रहे हैं, मतलब बताने का कोशिश कर रहे हैं, उस पॉइंट को आप थोड़ा सा नोटिस करके रखो, जो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से पूछा गया है। ह्यूमन हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, इट्स फंक्शन कैन बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स। द न्यूरो सेंटर फॉर द एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द हाइंड ब्रेन। आपको याद रखना है कि हमें ये पता है कि ह्यूमन हार्ट होता है मायोजेनिक है, दैट मीन्स उसे कोई भी बाहर का स्टिमुली नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा एसए नोड ऑटो एक्साइटेबल है। फिर भी तो हमारा हार्ट बीट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, चेंजेस आता है विद ब्रीदिंग रेट। वाई? इज बिकॉज ऑफ द न्यूरो सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा मेडुला हाइंड ब्रेन का एक ऐसा पोर्शन है जो कि वाइटल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, टुगेदर विद रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, टुगेदर विद द ब्रीदिंग सेंटर। फिर हमारा मेडुला हेल्प करता है इन सलाइवेशन, स्वेलोइंग, डेफिकेशन, ये सब चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। तो इसीलिए इसमें आपको मार्क करना था मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ हाइंड ब्रेन। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये क्वेश्चन में थोड़ा सा वो लग सकता है कंफ्यूजन कि हमारा हार्ट तो ऑटो एक्साइटेबल है, इन व्हाट वे हमारे ब्रेन में, ब्रेन के साथ उसका कैसा लिंक है। देखो, हार्ट का जो बीट होता है वो खुद ऑरिजिनेट करता है। बीट ऑरिजिनेट करने के लिए ब्रेन का हेल्प नहीं चाहिए। अगर हार्ट को तुम बाहर निकाल के भी रखोगे तब वो बीट करेगा, ठीक है। 72 बीट पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट इज नॉर्मल, 72 75 जो लिखा है बुक में, ठीक है। लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें, हम भागने लगे, मान लो कि सीढ़ी से उतर के चढ़ के आ रहे हैं, तो हार्ट बीट फास्ट हो जाता है।
तब उसके पीछे किसका हाथ है, मेडुला का हाथ है। बिकॉज ऑटोमेटिकली जब मेडुला ट्रिगर होगा ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ते ही हार्ट रेट भी बढ़ेगा। तो वो जो लिंक है वो न्यूरो सेंटर के साथ है। साथ ही साथ हमारे कुछ ऐसे नर्वस सिस्टम भी होते हैं जो हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसका हम बोलते हैं कैटेकोलामाइंस। ये सब मेडुला जो कि स्ट्रेस के दौरान, इमरजेंसी के दौरान, या तो हम अपना कोई भी लोकोमोशन का पेस चेंज कर रहे हैं तब हार्ट बीट फास्ट होता है। हार्ट बीट फास्ट होना या हार्ट बीट को फिर से नॉर्मल में लाने के पीछे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक है, इधर मेडुला है, फिर कैटेकोलामाइंस है, कुछ हार्मोन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटाइलकोलिन, ये सब मिलके काम करते हैं। ओके, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और मेडुला काम करेगा तो हार्ट बीट बढ़ेगा, और जब पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइलकोलिन मिलके काम करेगा तो हार्ट बीट घटेगा, वो ध्यान रखना है। ओके, तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट में है, इसलिए आपको आंसर इसमें ये मार्क करना था, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ हाइंड ब्रेन। और कुछ ऑप्शन है जैसे न्यूमोटेक्सिक्स एरिया ऑफ पोन्स, जो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में है। ये एक ऐसा पोन्स में एक ऐसा सेंटर है, न्यूरॉन का बंच है, जो कि हेल्प करता है ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन को रिड्यूस करके अल्टर करना रेस्पिरेटरी रेट। ओके, साथ ही साथ कॉर्पस कैलोसम तुम्हें पता होगा, ये कैसा नर्व ब्रिज है, मैं जस्ट डिस्कस कर दे रही हूँ पॉइंट। अदर ऑप्शंस, नर्व ब्रिज है जो हमारे राइट ब्रेन को लेफ्ट ब्रेन को वो करते, कनेक्ट करके रखते हैं। आर्बोर-वाइटी बहुत दिन से नहीं आया है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन का नहीं। आर्बोर-वाइटी एक वाइट मैटर है जो कि सेरेबेलम में होता है। 320 पेज में देखना, नीचे की तरफ एक ऐसे फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इधर ब्रेन स्टेम है, इधर ब्रेन का डायग्राम है, और यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर बना है सेपरेटली। दिस इज आर्बोर-वाइटी, वाइट मैटर एरिया ऑफ सेरेबेलम प्रेजेंट इन हाइंड ब्रेन। ये बहुत पहले एम्स में पूछा गया था, ये क्वेश्चन देख लेना ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 आपको पूछा गया है, आप बोल सकते हो एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन द एलिमिनेशन के रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन से, या तो वो केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से भी वो करता है, डील करता है, दोनों चैप्टर का ही है। विद इन द रीनल ट्यूब्यूल द टू हार्मोन्स प्ले ए रोल इन डिटरमाइनिंग द फाइनल वॉल्यूम एंड सोडियम कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। वन हार्मोन रेगुलेट्स सोडियम रीएब्जॉर्प्शन व्हाइल द अदर रेगुलेट्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो तुरंत मुझे पता है आप लोगों ने यही मार्क किया होगा, एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच, कि हमें पता है कि जब भी हमारा एक्सेस फ्लूइड लॉस होता है, स्वेटिंग होता है, डायरिया होता है, वॉमिटिंग होता है, एक्सेस बॉडी फ्लूइड लॉस होता है, तब हमारा हाइपोथैलेमस इंस्ट्रक्ट करता है। मैं थोड़ा सा एडीएच का बता दूं, ठीक है। एडीएच जब रिलीज होता है, क्यों? स्वेटिंग या एक्सेस बॉडी फ्लूइड लॉस, बॉडी फ्लूइड लॉस, ठीक है। अगर एक्सेस हुआ तो ये सिग्नल मिलता है किसे? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस तब इंस्ट्रक्ट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है उसे रिलीज करने कहा जाता है एडीएच, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। एडीएच आके एफरेंट आर्टरियल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्टर, जिससे कि वैसो कंस्ट्रिक्शन से जीएफआर इंक्रीज होगा। ऑटोमेटिकली जो फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, जीएफआर बढ़ेगा, पीसीटी को जो करना है वो करेगा, लूप ऑफ एनडी जो करना है करेगा, डीसीटी से एडीएच पानी को खींच के बॉडी में दे देगा। तो रेगुलेशन ये है। अब हम अगर देखेंगे एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन का काम कैसे होता है। मान लो कि किसी का ऐसे हुआ कि सोडियम लो हो गया, दैट इज जीएफआर फॉल। जीएफआर फॉल का मतलब होता है ब्लड प्रेशर लो है, सोडियम लो इन ब्लड, तब जाके रास मैकेनिज्म ट्रिगर होता है। तो इसके केस में होता क्या है, ये सिग्नल किसे मिलता है? जेजी सेल्स को। जेजी सेल्स अभी क्या करता है? सिक्रीट करता है रेनिन। रेनिन का काम होता है, हमारे ब्लड में एक एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन है, मतलब हार्मोन लाइक फैक्टर है, जो लीवर बना के सिंथेसाइज करके ब्लड में छोड़ के ही रखता है, हमेशा रहता है। ये एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन है, एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन है, इसे तोड़ता है रेनिन, बनाता है एंजियोटेंसिन 1। अब एंजियोटेंसिन 2 बनता है एंजियोटेंसिन 1 से। ये दोनों पेप्टाइड हैं, क्योंकि इनका ऑटोमेटिकली पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड सीक्वेंस छोटे हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसे तोड़ता है लंग्स का एक एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन 2 जाके एफरेंट आर्टरियल को कंस्ट्रिक्ट करता है। एफरेंट आर्टरियल होता है, पता ही है, एफरेंट आर्टरियल इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, योर नेफ्रॉन, मतलब नेफ्रॉन के बाहर का जो ब्लड लेके आता है उसे एफरेंट आर्टरियल बोलते हैं, टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस। तो एफरेंट आर्टरियल को वो कंस्ट्रिक्ट करता है, कंस्ट्रिक्ट करके जीएफआर को इंक्रीज करता है। इधर पीसीटी को जो करना है करेगा, लूप ऑफ एनली को जो करना है करेगा। एंजियोटेंसिन 2 इज ऑल्सो स्टिमुलेट्स जोना फेसिक्यूल, दिस जोना ग्लोमेरुलस
जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, वहाँ से एल्डोस्टेरोन आता है। एल्डोस्टेरोन का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? हमारे इसमें डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में पीछे की तरफ। तो कलेक्टिंग डक्ट्स और डीसीटी से मेनली सोडियम को रीअब्सॉर्ब करके टुगेदर विथ वाटर, क्यों अकेला सोडियम तो जाएगा नहीं, टुगेदर विथ वाटर, लेकिन प्राइमरली देयर रोल इज व्हाट? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, वहाँ से सोडियम खींच के डीसीटी या तो कलेक्टिंग डक्ट से बॉडी में बैक कर देते हैं। ओके, तो एल्डोस्टेरोन का प्राइमरी रोल क्या है? सोडियम एब्जॉर्प्शन, और सेकेंडरी रोल है वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ATH का प्राइमरी रोल है वाटर रीअब्जॉर्प्शन और सेकेंडरी रोल है NaCl रीअब्जॉर्प्शन। ओके, दोनों का फंक्शन क्या है? ब्लड में सोडियम का लेवल और वाटर के लेवल को मेंटेन करना, टुगेदर विथ यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करना। यूरिन आउटपुट दोनों केस में ही डिक्रीज होगा। क्लियर? रेगुलेशन में बहुत लोग फंसते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए इसमें आंसर आपको ये दोनों मार्क करना था। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 लोकोमोशन एंड मूवमेंट का है। हाइलिन कार्टिलेज, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्टल कार्टिलेज, COSTAL, कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिब पेयर डायरेक्टली टू द स्टर्नम, तब होगा 7th रिब, क्यों हमें पता है कि 1 से लेके 7th रिब तक डॉर्सली वो कनेक्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली वो कनेक्ट करते हैं स्टर्नम से। स्टर्नम से जब रिब्स कनेक्ट करता है तो वो उसे हाइलिन कार्टिलेज का हेल्प चाहिए। हाइलिन कार्टिलेज को उस जगह पे हम कॉस्टल कार्टिलेज भी बोलते हैं, तो इसलिए आपको 7th रिब उसमें मार्क करना था। 12th रिब और 10th रिब तो नहीं होगा कि 12th रिब फ्लोटिंग में गिर जा रहा है और 8, 9, 10 अगर तुम देखो उसमें गिर जा रहा है, फॉल्स रिब में गिर जा रहा है। 7th रिब इज ट्रू रिब which connects to sternum with the help of hyaline cartilage। तो यहाँ पे 1 से लेके 7 अगर कुछ भी रहता तो करेक्ट रहता। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से दिया गया है। विच इज करेक्ट फॉर नर्व इम्पल्स? देखो, फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये गलत है कि हमें पता है कि जब भी कोई स्टिमुली आता है सिस्टम में, वोल्टेज गेट ऑफ सोडियम पहले ओपन होता है और ECF दैट इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड कौन एंटर करता है? सोडियम, पोटेशियम नहीं। तो इसलिए इसमें ठीक उल्टा लिखा है, यहाँ पे सोडियम लिखना था और कहाँ गया इधर आपका ड्यूरिंग दिस नर्व इम्पल्स, हाँ पोटेशियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर, तो इसमें सोडियम लिखना था, तो ये तब करेक्ट होता, इसलिए ये अभी इनकरेक्ट हो गया, हमें करेक्ट चूज करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर वेरी रेयर इन द ह्यूमन सिस्टम। यस, ये करेक्ट है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है वो कॉमन नहीं है, जो कि हमारे ब्रेन के बहुत सारे रीजन में होता है, साथ ही साथ हमारे हार्ट में होता है। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज लेस कॉमन, केमिकल सिनेप्स इज मोर कॉमन। ओके, तो ये करेक्ट है। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। नो, अगर तुम देखोगे बुक में सिनेप्स के उसमें एक डायग्राम है, ये एक प्री सिनेप्टिक नॉब है जिसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं और यहाँ पे सर्कोलेमा है, ये तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसमें रिसेप्टर्स पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है एंड दिस एरिया इज प्री सिनेप्टिक। तो हमारे प्री सिनेप्टिक में ये रिसेप्टर्स नहीं है न्यूरोट्रांसमीटर का, तो इसलिए यहाँ पे अगर पोस्ट होता तो ये करेक्ट होता, इसलिए ये गलत है। तो दिस वन इज इनकरेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट, तो हमें करेक्ट निकालना, एक मिला अभी तक ये। Next, when the impulse reaches the presynaptic region, synaptic vesicles break and release neurotransmitter। तो इसमें क्या लिखा? When the impulse reaches the presynaptic region, synaptic vesicles break and release the neurotransmitter। तो ये करेक्ट है, क्योंकि जब भी यहाँ से सोडियम इम्पल्स आता है तब जाके कैल्शियम बाहर से एंटर करता है फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और साइनेप्टिक वेसिकल्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ब्रस्ट आउट कर देता है। इससे क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके इस रिसेप्टर्स में बैठते हैं, फिर आगे सिग्नल पास होता है। तो इसमें से ये करेक्ट आ रहा है, तो 2 and 4 करेक्ट है, 1, 3 इनकरेक्ट है। लास्ट देखते हैं अभी। Impulse through the nerve fibers is unidirectional because nerve fibers are insulated by medullary sheath। No, ये incorrect है, ये incorrect हुआ, ये incorrect हुआ, तो ये आपको चूज करना था 2 and 4 वाला। ये क्यों incorrect है? क्योंकि हमें पता है कि unidirectional point जो है नर्व का is because कि डेंड्राइट का काम होता है रिसीव करना, एक्सॉन का काम होता है एक्शन पोटेंशियल को रन करना और एक्सोनल वल्व का काम होता है सिनेप्स को कंट्रोल करना।
ये इसी डायरेक्शन में हो सकता है, उल्टा हो ही नहीं सकता, बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड इन द लास्ट एंड, और एक्सॉन का जो वो है, एक्सोनिक जो एक्सॉन के बल्ब्स होते हैं वो पीछे की तरफ प्रेजेंट है, जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो को ही मेंटेन कर सकता है, बाई डायरेक्शनल भी नहीं हो सकता। ओके तो इसीलिए यहाँ पे मेडुलरी क्षेत्र का, ये तो माइलिन क्षेत्र का कोई भी रोल नहीं आ रहा है फॉर यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ इम्पल्सेस इन नर्वस सिस्टम। ओके तो इसलिए गलत है। तो आपको यहाँ पे मार्क करना था, सॉरी इसको क्लीन कर लेते हैं, आपको यहाँ पे मार्क करना था 2 and 4। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? पैराथायराइड ग्लैंड से। पैराथायराइड ग्लैंड कितने नंबर्स के होते हैं? 4। वो कहाँ होते हैं? द डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। इनका काम क्या है? ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखना और बोन से कैल्शियम को खींच के ब्लड में देना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैल्शियम को खींच के ब्लड को देना, रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम को खींच के ब्लड को देना, टुगेदर विथ उसका सपोर्टर एक हार्मोन है जिसको हम लोग कैल्सिट्रियोल बोलते हैं, दैट इज नेचुरल विटामिन डी सीक्रेटेड बाय किडनी। ओके तब हम देखते हैं इसमें रॉन्ग कौन सा है। स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, यस। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, नो। reabsorption of calcium by renal tubule, yes. Decrease the absorption of calcium from digested food, no. Increase metabolism of carbohydrate, no. तो हमें क्या चूज करना है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो हमें नॉट द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायराइड हार्मोन बोलना है। तो नॉट द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायराइड हार्मोन कौन कौन सा है? बी आ गया, डी आ गया और ई आ गया। तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था सी, बी डी ई, बिकॉज इसका काम ये है। ओके इसका काम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स भी है और डिक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे इंक्रीज होना था। क्यों ये गलत है? क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज होना था, है ना। फिर डी में यहाँ पे गलत क्यों है? डिक्रीज नहीं होना था, इसमें इंक्रीज होना था, तब ये करेक्ट होता। और इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ इसका कोई लिंक ही नहीं है, बिकॉज पैराथायराइड ग्लैंड का लिंक होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का। तुम्हें अगर पूछेंगे हमारे बॉडी में ऐसे कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है विच इज पार्टिसिपेटिंग इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, देन पैराथायराइड ग्लैंड होगा और एक होगा तुम्हारा थायराइड ग्लैंड, बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फ्रॉम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ऑल द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर ट्राइकोडर्मा स्पीसीज एक्सेप्ट। यहाँ पे जो एंगल है ये पूछा है फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग, दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स। ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम जो होता है इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसके लिए गलत है, बाकी सब तो ट्रू ही है। तो इसमें आंसर आपको निकालना था ये। तो ये गलत क्यों है? इट्स इफेक्ट इज ब्रॉड, नो इट्स नैरो स्पेक्ट्रम है, बिकॉज वो रूट इकोसिस्टम के जितने पैथोजेंस है प्लांट के उसे मारता है। दे आर नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जितने भी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है उनका मेन मोटिव है कम से कम ऑर्गेनिजम्स को मारा जाए, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, बायोडाइवर्सिटी जो कलरफुल है, वाइब्रेंट है, वो वाइब्रेंट ही रहे और वो पूरे के पूरे सिस्टम को बर्बाद ना करे। तो इसलिए ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, जो हर्जिनियम हमारे बुक में नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा स्पीसीज, और एक होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो कि है साइक्लोस्पोरिन ए, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, वो तो अलग है। तो इसमें से इट इज, देखो, इट इज बीइंग डेवलप्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यस। इट्स अ फंगिसाइड, यस। वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम, यस। यहाँ पे ब्रॉड लिखने के कारण ये गलत हो गया। यहाँ पे लिखना था इट्स इफेक्ट इज नैरो स्पेक्ट्रम व्हिच किल्स द रूट इकोसिस्टम प्लांट पैथोजन, इट्स नॉट अफेक्टिंग द सेवरल प्लांट पैथोजन। ओके तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो पेज नंबर 296 फ्रॉम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन नॉन एडिटेड पोर्शन से मैं बोल रही हूँ, पेज नंबर उससे दिया गया है। ये देख के डर मत जाना, क्योंकि इसमें ए और बी पूछा है और तुरंत अगर किसी ने अच्छे से डायग्राम को ऑब्जर्व किया होगा उसको आंसर मिल जाएगा। इन द गिवन डायग्राम व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द ऑस्मोलरिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे भी 1200 है, यहाँ पे भी 1200 है, आपको 1200 बाहर भी 1200, पता ही चल जा रहा है यहाँ पे 12 में, यहाँ पे भी, बिकॉज ये चेंज होते रहता है। जब यहाँ पे 1200 है यहाँ पे कम होगा, 800 रहेगा, फिर यहाँ अगर 1200 है तो यहाँ पे कम हो जाएगा, मतलब ऐसे एक्सचेंज होता रहा है, बिकॉज इसी में NaCl का ट्रांसफर, वाटर का ट्रांसफर होते रहता है, आपस में ही करते रहते हैं। तो आप ये मत कभी सोचना कि आइसोटोनिक होने से एक्सचेंज कैसे होगा, ये नहीं सोचना है, क्योंकि इस जगह पे ज्यादा है तो यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे कम होगा। ओके इस तरह से बदलता रहता है। तो इसमें सिंपल आंसर है जो आपको 1200 मार्क करना है।
क्वेश्चन नंबर 171 आपको पूछा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल का है। हाउ डू यू डिस्क्राइब एलेज सर्ज? हमें पता है कि एलेज सर्ज एक ऐसा पॉइंट है जो ओव्यूलेटरी फेज में होता है, जिस वक्त ग्राफियन फॉलिकल टूटता है और ओवम रिलीज होता है ओव्यूलेशन के दौरान 14th डे में, अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल 20-29 डे का हो। ओके, तब इसमें आंसर क्या है? इज अ ड्रामेटिक सडन इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ एलेज ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? नो, नेवर। तो ये गलत है। इट इज अ ड्रामेटिक सडन डिक्रीज इन द लेवल, डिक्रीज तो होगा ही नहीं, सर्च मीन्स इंक्रीज ही होता है। इट इज अ ड्रामेटिक सडन डिक्रीज, फिर लिख दे, इससे पता चल जाता है ये नहीं होगा, बचा ये। इट इज अ ड्रामेटिक सडन इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ एलेज ड्यूरिंग द मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट ओव्यूलेटरी फेज जस्ट आफ्टर फॉलिकुलर फेज। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता दूं कि जो एलेज सर्ज है उसके पीछे किस हार्मोन का हाथ है, तो एस्ट्रोजन मार्क करना है अगर ऐसे आ गया है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन आता है। ग्राफियन फॉलिकल के एस्ट्रोजन के बढ़ने से हाइपोथैलेमस का गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ज़्यादा राइज होता है। इट विल गिव फर्दर सिग्नल टू एंटेरो पिट्यूटरी, उससे एफएसएच राइज होता है। फिर एस्ट्रोजन सर्च के वजह से जो एस्ट्रोजन का इंक्रीज होता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहता है, उसी कारण एलेज सर्च भी होता है। और बाद में जाके हमें पता चलता है कि ड्यूरिंग द मिड साइकिल मेंस्ट्रुअल फेज के मिड साइकिल में, जो कि ओव्यूलेटरी फेज है, उसमें एलएच भी हाई होता है, एफएसएच भी हाई होता है, एस्ट्रोजन भी हाई होता है। ओके, ये ध्यान रखना, दिस इज पॉजिटिव रेगुलेशन, ध्यान रखोगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू ब्लड कंपोनेंट्स। हमें पता है कि ल्यूकोसाइट का वॉल्यूम 6000 to 8000 ही है। ग्लोब्यूलिन इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म इज करेक्ट। थ्रोम्बोकाइनेस कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। तो इसमें गलत क्या है? एंटीबॉडीज एन एब्सेंट लिखा है। हमें पता है कि ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर है, इसीलिए उसके एंटीबॉडीज जो होते हैं ब्लड प्लाज्मा में दोनों प्रेजेंट है। ओके, लेकिन उसका जो आरबीसी के ऊपर सरफेस एंटीजन है वो एब्सेंट है, तो इसमें होना चाहिए था प्रेजेंट, तभी करेक्ट होता। हमें पूछा इनकरेक्ट मैच, तो हमें चुपचाप सी मार्क कर देना था, और मुझे पता है कि आपने सी मार्क किया ही होगा कि ये बहुत सिंपल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ह्यूमन ब्रेन से पूछा गया है, बहुत सिंपल है। ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम ऑफ ब्रेन गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट फंक्शन ऑफ लेवल स्ट्रक्चर ए। तो इस जगह पे ए क्या मीन कर रहा है? ये जगह जो है, ये ए जो पार्ट है, दिस इज नथिंग बट द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट्स टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दैट इज कॉर्पस कैलोसम। ओके, इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व ब्रिज, नर्व पेंडंकल, या तो कॉर्पस कैलोसम। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। Question number 174, the skull region articulates with the superior region of the vertebral column with the help of टू नंबर्स ऑफ ऑसिपिटल कंडाइल। इसलिए हमारा स्कल क्या है? डाइकोंडाइलिक स्कल, क्योंकि ऑसिपिटल कंडाइल हमारा 2 है जो हमारे स्कल को ज्वाइन करने में हेल्प करता है वर्टिब्रल कॉलम से। ओके, ऑसिपिटल बोन इज डिफरेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर स्कल। ऑसिपिटल कंडाइल जो कि एक ऐसा पीस ऑफ बोन है 2 जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर के सीवेज ट्रीटमेंट से पूछा है। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज द रिमूवल ऑफ स्टेबल सब्सटेंसेस। इसमें डाउट होना ही नहीं है। मैं थोड़ा सा एक चीज बता दूं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जब हम टैंकी लेते हैं कोई भी, उसे हम सेटलिंग टैंक बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई भी एजिटेटर सेटलिंग टैंक, एजिटेटर मशीन या एरिएशन कुछ भी नहीं करते हैं। दिस इज प्राइमरी टैंक। अब प्राइमरी टैंक में हमारा मेन रोल ये है, मतलब मेन वर्क ये है कि हम इसमें सीवेज वाटर डालेंगे बाहर से। क्या डालेंगे? सीवेज। सीवेज मीन्स ड्रेन का वाटर। अब जब इस सीवेज वाटर डालेंगे तो ऊपर कुछ फ्लोटिंग डेब्रीज आएगा, ठीक है, स्टेबल वेस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबल वेस्ट। ये एक स्टेबल वेस्ट है जो फ्लोटिंग कैटेगरी में है, और यहाँ पे एक स्टेबल वेस्ट है जो कि नीचे जाके जमा होगा और प्राइमरी स्लज का कैटेगरी में आ जाएगा। इसे हम लोग प्राइमरी स्लज बोलते हैं। और ये रहा आपका प्राइमरी एफ्लुएंट। प्राइमरी एफ्लुएंट, तो हमें यहाँ पूछा क्या है? द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज द रिमूवल ऑफ स्टेबल सब्सटेंसेस। हम इस पार्ट को निकाल देंगे, इस पार्ट को निकाल देंगे, ये फ्लोटिंग पार्ट को हम पहले रिमूव करेंगे, फिर प्राइमरी एफ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में डालेंगे, दैट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और नीचे वाला जो पोर्शन है वो एज अ फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं होता
जैसे सेकेंडरी स्लज ज़्यादा अच्छा है तो इसको हम फेंक देंगे या तो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करेंगे। डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ को हम सेपरेट नहीं कर सकते। डिजॉल्व इम्प्योरिटीज सेपरेट करते करते टर्शियरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर ही वो पानी पीने लायक होगा। टॉक्सिक सब्सटेंसेस हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो भी टर्शियरी ट्रीटमेंट के बाद ही पॉसिबल होता है। हार्मफुल बैक्टीरिया जो होता है वो भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। एक चीज़ याद रखना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो एरोबिक ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया या फंजाई है, हार्मफुल ही है, वही हमें हेल्प करता है ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड करके देने में, पानी को साफ करता है। फिर उसी सेकेंडरी इफ्लुएंट पानी साफ होने के बाद या तो नदी में छोड़ दो और या तो उसी पानी को तुम यूवी रेज से क्लोरीन डाल के या पोटेशियम परमंगनेट करके, कुछ और भी मेथड्स है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करते हैं, पीएचई वाले, ऐसे करके उसको साफ करके फिर घर घर में दिया जाता है। या तो घर में हम एक्वागार्ड लगाते हैं, उस पानी को दोगे वो साफ करके निकाल के देगा टर्शियरी ट्रीटमेंट करने के बाद, तभी ये सब डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हार्मफुल बैक्टीरिया रिमूव होगा, फिर हम उसे पी पाएंगे। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। और प्राइमरी ट्रीटमेंट बस ये रिमूव करता है और ये सब टर्शियरी ट्रीटमेंट से रिमूव होता है, नॉट फ्रॉम सेकेंडरी ऑल्सो, दिस इज फ्रॉम प्राइमरी। तो सेकेंडरी करता क्या है, सेकेंडरी का काम है ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करके, जो चीज़ डिग्रेड करके विद द हेल्प ऑफ हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स, एरोबिक वन, ऑक्सीजन सप्लाई करके उसको ग्रो करो, माइक्रोब्स को अलाउ करो सो दैट दे कैन यूज़ द सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक मैटर, उसे धीरे धीरे डिकम्पोज करके नीचे डाल दे, वो खुद भी नीचे गिर जाएंगे और ऊपर का जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है उसमें BOD 8 to 9 से 1 हो जाएगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, फिर नदी में डाल देना है और उसी पानी को नदी में डाल दो या तो कुछ वहीं से वाटर लेके जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट होते हैं उसे साफ करके घर में देते हैं। फिर भी हमें तो साफ करना पड़ता है क्योंकि उसमें डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, हार्मफुल बैक्टीरिया, पैथोजेंस रह ही जाते हैं, उसके यूवी रेज ये सब से ही वो मरते हैं, फिर हम उसे पी सकते हैं, मतलब पानी पीने लायक होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 आपको STD से पूछा गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कैन नॉट बी क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। हमें पता है एंटीबायोटिक हम बैक्टीरियल डिजीज के लिए यूज़ करते हैं, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है जो कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से होता है, गोनोरिया नीजेरिया गोनोरिया से होता है, सिफिलिस ट्रेपेनोमा पैलिडम से होता है, जेनाइटल हार्पिस होता है वायरस से। तो इसीलिए आंसर आपको ये मार्क करना था, सिंपल सा था कि अगर वायरस कुछ मिल गया तो वो एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करेंगे। ओके, और कभी कभी ऐसे मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि कोरोना के टाइम में या तो नॉर्मली हम एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं जो कि बैक्टीरिया को ही वो एंटीबायोटिक किल कर सकता है। एक्चुअली वायरस जब भी हमारे सिस्टम में वर्क करता है, थ्रोट इन्फेक्शन कराता है, साथ ही साथ वो बैक्टीरिया को भी मौका दे देता है फॉर फर्दर मोर इन्फेक्शन, जिससे कि वो एक्सेलरेट कर पाए उस प्रोसेस को, इन्फेक्शन का डेज और इंक्रीज कर देता है। तो बैक्टीरिया को हम अगर नहीं मारेंगे, वायरस तो अपना साइकिल कंप्लीट करके निकल जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है और डैमेज करने का, इसलिए एजिथ्रोमाइसिन लेके हम उसको वो कर सकते हैं। तो उससे कंफ्यूजन आ सकता है जो जनरली मुझे क्लास में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 में आपको मैच करना है जो कि बहुत सिंपल है। स्पर्म का रोल होता है, एक्रोसोम रहेगा हाइड्रोलाइसिस का, मतलब A का 3 आपको मार्क करना था। कॉर्पस ल्यूटियम का होगा मेंटेन बाय HCG इन प्रेग्नेंट फीमेल। एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि बिफोर इम्प्लांटेशन कॉर्पस ल्यूटियम वाज मेंटेन्ड बाय luteinizing hormone, after implantation is maintained by human chorionic gonadotropin placental hormone। ओके, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है पर्चुरेशन, दैट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से लिंक आ रहा है, और सेमाइनल प्लाज्मा का लिंक आ रहा है इससे फ्रूट कैल्शियम और फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड फाइब्रोनोलाइसिन से। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शन देख के मार्क कर दोगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। हमें पता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऐसा एक हार्मोन है ज़ोना फेसिकुलेटा सिक्रीट करता है और वो एड्रिनल कॉर्टेक्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि अगर आप एड्रिनल कॉर्टेक्स को देखोगे, मान लो कि एड्रिनल ग्लैंड है जो कि सुप्रारिनल है किडनी के ऊपर, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस जगह पे कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, तो कॉर्टेक्स का पहला हिस्सा रहता है जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर ज़्यादा बड़ा हिस्सा है जोना फेसिकुलेटा और फिर है जोना रेटिकुलरिस, और एड्रिनल मेड्यूला बड़ा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स छोटा है, वो याद रखना पोर्शन। ओके, जो किडनी के ऊपर रहता है। तो फेसिकुलेटा को स्टिमुलेट करता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट होता है, उसी का प्रिंसिपल हार्मोन है कॉर्टिसोल। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि कौन सा फंक्शन नहीं है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। तो प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, यस, कि कॉर्टिसोल WBC को सप्रेस करता है, RBC को बढ़ावा देता है, तो इम्यूनोसप्रेसिव है। सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, दोनों करेक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स भी, बोथ करेक्ट।
This is correct. This is correct. Stimulate RBC production. Yes, correct. Inhibit gluconeogenesis. No. Support gluconeogenesis. थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि शायद मैंने कहा था आपको, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, कि कॉर्टिसोल, नहीं ये नहीं बोला आपको मैंने। कॉर्टिसोल जो होता है इस आज के पेपर में, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस दैट इज ग्लूकोज के प्रोडक्शन को राइज कराता है। ओके, हाइपरग्लाइसेमिक है, ग्लाइकोजन तोड़ेगा, फैट तोड़ेगा, प्रोटीन तोड़ेगा, अमाइनो एसिड को सेल में जाके इकट्ठा होने नहीं देगा, क्योंकि अमाइनो एसिड को भी तोड़ेगा वो, जिससे ग्लूकोज बनेगा। तो यहाँ पे इनहिबिट नहीं होगा, इट सपोर्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस जिससे कि अमाइनो एसिड और फैट टूटता है, लाइपोलाइसिस जिससे फैट टू शुगर बनता है, प्रोटियोलाइसिस जिससे कि अमाइनो एसिड से शुगर बनता है। ओके, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। इट मे बी फ्रॉम अमाइनो एसिड, इट मे बी फ्रॉम फैट, इट मे बी फ्रॉम पायरुवेट, इट मे बी फ्रॉम लैक्टेट, इट मे बी फ्रॉम लैक्टिक एसिड, किसी से भी बन सकता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से। और लाइपोलाइसिस में तो समझ ही रहे हो, लिपिड को तोड़ना, प्रोटियोलाइसिस में अमाइनो एसिड को तोड़ना। ओके, इनहिबिट नहीं, सपोर्ट। आरबीसी प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इम्यूनोसप्रेसिव भी है, क्योंकि हमें पता है कि उसे डब्ल्यूबीसी के वॉल्यूम को ठीक रखने वाला हार्मोन को कॉर्टिसोल बोलते हैं, और स्ट्रेस में आरबीसी प्रोडक्शन को सपोर्ट करने वाले हार्मोन को भी कॉर्टिसोल ही बोलते हैं। कॉर्टिसोल हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ सेवियर हार्मोन है, जो जोना फेसिकुलेटा के ग्लूकोकॉर्टिकोइड ग्रुप का प्रिंसिपल हार्मोन कहा जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। इससे पहले और एक चीज बोल दो, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द दिस मेंटेनेंस हेल्दी, समझ लो ना, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, रिनल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अननेसेसरी डब्ल्यूबीसी का रिएक्शन किसी भी ऑर्गन के लिए बहुत खराब होता है, जिससे ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है। जब डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट करेंगे और वो फॉल्टी साबित हुआ, तभी ऑटो इम्यून डिजीज होके बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। उसी चीज़ को रोकने का काम कॉर्टिसोल का है, जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कार्डियोवास्कुलर फंक्शन एंड रिनल फंक्शन, समथिंग इट्स रिटन इन एनसीईआरटी, वो ध्यान रखना, वो डब्ल्यूबीसी के रेफरेंस में लिखा है कि उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तक होना इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूबीसी का, ज़्यादा अगर हो गया तब भी झमेला हो सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। ये क्वेश्चन पूछा है आपको काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, और इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, थोड़ा मैं बता दूंगी इसमें। During the concentration of by urine, human kidneys NaCl is returned to the medullary interstitium by ascending limb of vasa recta। ये बेटर आंसर होगा। 294 में इसका भी लिंक एक है और 296 में ये डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो इन दोनों ऑप्शन में ये बेस्ट आंसर होगा। वो बताती हूँ मैं क्यों, ठीक है, ये सुनना। सपोज ये काम कर देते, लूप ऑफ हेनली बना देती हूँ, LOH, और रेड से दिखा देते हैं आपको। तो वासा रेक्टा हमें पता है कहाँ से बन के आता है, इस डायरेक्शन से बन के आता है, मतलब इधर से इफरेंट आर्ट्रियोल से उतर के आता है ना, इधर इफरेंट आर्ट्रियोल है, पकड़ लो, इधर से उतर के आता है। तो ऑटोमेटिकली अगर उतर के आ रहा है तो ये डिसेंडिंग होगा लिम्ब, और ये इस तरफ जा रहा है तो ये असेंडिंग होगा, है ना। नेक्स्ट कलर चेंज करें, फिर ये व्हाइट लेते हैं। लूप ऑफ हेनली आता है इस डायरेक्शन से, वुमेन्स कैप्सूल वाला है, रफ बनाया, तो ऑटोमेटिकली ये डिसेंडिंग में आ जाएगा और ये असेंडिंग में आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या देखना है, कौन क्या करता है। कलर अब हम ले लेते हैं ऑरेंज। हम देखेंगे कि जो LOH है, LOH का काम है लूप ऑफ हेनली का वाटर को छोड़ना, और ये वाटर चला जाता है इसमें, है। नेक्स्ट है असेंडिंग लिम्ब ऑफ, उसका काम है NaCl को छोड़ना, जो चला जाता है यहाँ। अब यहाँ का NaCl इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि जो भी चीज़ आपको बॉडी में भेजना है वो डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा से होके, ये वासा रेक्टा है ना, वासा रेक्टा से होके बॉडी की तरफ जाएगा। मतलब इसका जो कनेक्शन है, यहाँ पे रेड लेते हैं, फिर इसका कनेक्शन किससे हो रहा है जाके, इट विल कनेक्ट टू रिनल वेन, और रिनल वेन का कनेक्शन किससे हो रहा है, वेना केवा से, और वेना केवा फिर ये हार्ट में सामान पहुँचा रहा है। तो मुझे जो भी सामान बॉडी की तरफ भेजना है मुझे इसे देना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे NaCl को जाता हुआ दिखा रही हूँ मैं, NaCl जा रहा है बॉडी की तरफ, जाते जाते यहाँ से कुछ NaCl छूटता है। ये NaCl छूट जो जाता है, ये रिनल पिरामिड के अंदर का जगह है ना, तो यहाँ NaCl रिनल पिरामिड के अंदर रह जाता है। यही पूछा है आपको कि NaCl कौन से पोर्शन से निकलता है, फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा।
तो आप मुझे बोलोगे NaCl तो यहाँ से भी निकला, लेकिन यहाँ से जब भी निकलता है ये पकड़ लेता है क्योंकि वो चला जाएगा डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा में, इसका यहाँ पे छूटने का चांस कम है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ से छूटा तो इसको तो लेने वाला और कोई है नहीं, तो किडनी के रीनल पिरामिड के अंदर ही रहेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये रीनल पिरामिड के अंदर वाला हिस्सा है ना, ये पिरामिड है, मान लो ये हम पिरामिड के अंदर बता रहे हैं, पकड़ लेते हैं। तो ये पिरामिड के अंदर वाला जो हिस्सा है NaCl, इसके छूटने से, इसके छोड़ने से यहाँ रहने का चांस है, इसके छोड़ने से रहने का चांस थोड़ा सा कम है क्योंकि ये ले लेता है, लेके इसे प्रोवाइड करता है। तो ये NaCl जब मूव करके इस तरफ जा रहा है क्योंकि उसको बॉडी में जाना है, जाते वक्त NaCl जो छूटता है वही रीनल पिरामिड के इनर मेडुलर हिस्से में रह जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया थोड़ा सा छूटता है, हर डायरेक्शन से यूरिया छूटेगा ही। इसीलिए हमारे रीनल पिरामिड के इनर मेडुलर पोर्शन में 1200 मिलीऑस्मोल लीटर इनवर्स होता है, और इसी कारण हाइपरटोनिक सिचुएशन के कारण जो कलेक्टिंग डक्ट इस जगह से गुजर के जाता है जहाँ पे हमारा फाइनल यूरिन है, वो वाटर छोड़ के जाता है क्योंकि ये जगह हाइपरटोनिक है, और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो फिल्ट्रेट है वो हाइपोटोनिक है। ऑब्वियसली बाहर हाइपर है, अंदर हाइपो ही होगा, तो पानी ज़्यादा छूट जाने के कारण कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो भी यूरिन है वो और ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, 4 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट एक पैसेज के थ्रू यूरिन यूरेटर की तरफ भेजते हैं, इसे हम माइनर कैलिस, मेजर कैलिस, रीनल पेल्विस, यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ओके, लेकिन हमेशा याद रखना, माइनर कैलिस हो, मेजर कैलिस हो, रीनल पेल्विस हो, इस जगह पे नेफ्रॉन का कोई लिंक नहीं है, वहाँ पे हम फिल्ट्रेट को और कंसनट्रेटेड नहीं कर सकते। जितना भी हमें कंसनट्रेट करना है पूरा रीनल पिरामिड में ही करना पड़ेगा, समझ गए? तो इसलिए रीनल पिरामिड के नीचे वाले हिस्से में NaCl यूरिया का कंटेंट रहना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो 1200 तक है, मैक्सिमम 1400 तक है, दिस इज वेल एंड गुड, ठीक है, फाइन है, लेकिन ज़्यादा होने से किडनी डैमेज हो सकता है, तब जाके झमेला लग सकता है। ओके, बट अप टू 14 milliosmol liter inverse is okay, is making our collecting duct urine inside the urine making more what concentrated, उसी को हम मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट बोलते हैं। और इन दोनों ऑप्शन में इसीलिए NaCl इज रिटर्न टू द मेडुलर इंटरस्टिशियम का बेस्ट आंसर डी होगा। ओके, कुछ बच्चे ने पूछा है 294 का, पहले के जो भी सेशन के बच्चे थे वो ये और ये दोनों ही तो मेंशन है मैम, तो ये क्यों नहीं होगा? इन दोनों ऑप्शन में मुझे बेटर इसलिए ये लगा, क्लियर हुआ ना, क्योंकि ये जो भी छोड़ रहा है वो कोई लेने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो भी छोड़ रहा है असेंडिंग लिम्बल दोपोफेनली वो लेने वाला है डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा, इसीलिए बेस्ट आंसर इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। क्लियर? रीडिंग कर लेना एक बार एनसीईआरटी। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से पूछा है, कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट। Statement 1, ABO grouping is based on the presence or absence of 3 surface antigens on the RBC, namely A, B and O. अब A, B and O के बेसिस में हम क्या देखेंगे, अगर कोई RBC है और उसमें A है एंटीजन तो उसको हम लोग A ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अगर किसी का है B तब उसे हम बोलते हैं B एंटीजन, और अगर कुछ भी नहीं है तब उसे हम O बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें RH है तब हम पॉजिटिव बोलेंगे, अगर किसी में A है एंटीजन लेकिन RH नहीं है तो A नेगेटिव होगा। अगर किसी में मान लो कि ये तो B हो गया तो B पॉजिटिव कैसे होगा, अगर इसमें RH है तो B पॉजिटिव, अगर इसमें RH है तो O पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे RH नहीं है ओनली B है तो B नेगेटिव, समझ रहे हो? तो और इसमें कुछ भी नहीं है तब इसको हम लोग O नेगेटिव बोलते हैं। तो RH का प्रेजेंस होना नहीं होने से नेगेटिव पॉजिटिव आता है, और A B के हिसाब से अगर कुछ भी नहीं है तो O होगा, A है तो A होगा, B है तो B होगा, दोनों है तो AB होगा, ये तो आपको पता है। लेकिन RH ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द टाइप ऑफ एंटीबॉडी तो नहीं होगा इन द प्लाज्मा, ये तो गलत है, बिकॉज RH ग्रुपिंग भी RBC के ऊपर ही है। RBC में भी एक स्पेशल एक और एंटीजन रहता है अदर देन AB, RH एंटीजन, अगर किसी में है तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में गिर जाएगा, अगर नहीं है तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप में गिरेगा। तो देखा गया RH 80% लोगों में इन पॉपुलेशन में रहता है, 20% में नहीं रहता। ओके, तो इसमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट का और एक R आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये लिखा है तो ये नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये नहीं होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो आपको आंसर ये मार्क करना था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181, ये क्वेश्चन आपको पूछा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्रोपगेशन नर्व इम्पल्स टॉपिक से। रेस्टिंग एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन एंड ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू सोडियम आयन and
प्रोटीन, नेगेटिव प्रोटीन इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, तो इसमें आपको मार्क करना था पोटेशियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182, एन आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस रिकमेंडेड टू क्रिएट एन इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट फॉर स्पर्म इन द सर्विक्स। ये मैंने आपको कहा था इसमें हार्मोनल आईयूडी होगा, इसलिए आपको सी मार्क करना था, या तो LNG20 होगा इसमें आंसर, या तो प्रोजेस्टा 60 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन नंबर 183, इस क्वेश्चन को आपको पूछा है फ्रॉम दिस लोकोमोशन मूवमेंट से, द ह्यूमन रिब्स आर टर्म्ड एज बाइसेफेलिक बिकॉज, मैं एक चीज बता दूं बाइसेफेलिक का मतलब क्या है, ये वर्टिकल कॉलम है, ये हमारा रिब्स है, रिब्स का यहाँ पे 2 कनेक्शन पॉइंट होगा, 1 रिब विथ 2 कनेक्शन पॉइंट विथ वर्टिकल कॉलम, इसी को बाइसेफेलिक बोलते हैं। तो इसमें आंसर ये आ रहा है, दे हैव 2 आर्टिकुलेशन सर्फेसेस ऑन द डोर्सल एंड, और बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ओके वो देख लोगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184 आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा है, स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट मतलब क्या है, रेटिटेस्टेस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सब। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट्स आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। यस, दोनों ही अलग एंगल में बोल रहे हैं, ओके एक असर्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए आपको ये मार्क करना था, ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि देखो स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमनिफरस ट्यूब्यूल टू ट्रांसपोर्ट to accessory duct is spermiation, उसको लिंक कर रहा है। और स्पर्मिएशन जब बोलेंगे तब उसके अगेंस्ट में अगर रीजन रहता तो वो ऐसे लिख सकते थे कि स्पर्मिएशन इज अ प्रोसेस व्हेन स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम दिस योर सेमनिफरस ट्यूब्यूल डिटैच्ड फ्रॉम सर्टुली सेल और head is not by the sperm head is not attached to the Sertoli cell and whenever it is coming out to the reproductive tract या तो accessory duct tract कुछ एक लिखा रहेगा ऐसा सेंटेंस, उसके अगेंस्ट में उसके लाइन में अगर बात करते हैं, यहाँ पे 2 अलग अलग लाइन में बात कर रहे हैं, इधर दोनों करेक्ट है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से पूछा है, आइडेंटिफाई द ग्लैंड दैट इज नॉट मैच्ड करेक्टली टू इट्स लोकेशन इन द बॉडी। तो हमें पता है कि थाइमस, यही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे डॉर्सल नहीं होना था, यहाँ पे होना था वेंट्रल टू एओर्टा, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। पैराथायरॉइड डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड में है, पीनियल डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में है, एड्रिनल सुपीरियर पोल ऑफ किडनी में है कि किडनी के ऊपर है, यहाँ पे वेंट्रल होना था, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 186 जो कि हमारा सेक्शन बी से अभी शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 186 आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से पूछा है, सेमिल्यूनर वर्ब्स। हमें पता है कि सेमिल्यूनर वर्ब्स जो होता है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर होता है। पकड़ लेते हैं, एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं, दिस इज योर राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ का जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर ऐसे लोब्स होते हैं सेमिल्यूनर वर्ब, और एओर्टा के अंदर भी होता है सेमिल्यूनर वर्ब, तो ये इसके बारे में बोल रहे हैं। This are the area. This is pulmonary artery and this is aorta. Okay? तो इसमें पूछा क्या देखते हैं, allow the flow of blood from, यहाँ पे from होगा, allow the blood from ventricles to the pulmonary artery to aorta. Yes. Prevents any backward flow of blood from pulmonary artery to aorta in the ventricle. तो इसमें क्या होगा, both 1 and 2 are correct. ओके क्यों, देखो राइट वेंट्रिकल का ब्लड यहाँ पे जब सिस्टोल स्टार्ट होगा दोनों वेंट्रिकल का, तब सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होके ब्लड राइट वेंट्रिकल से होके पल्मोनरी आर्टरी से होके लंग्स के तरफ जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से होके बॉडी की तरफ जाएगा। और जब वेंट्रिकल्स खाली हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रेशर डिक्लाइन करेगा, तब एवी वाल्व बंद जो है वो खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा, और साथ ही साथ जो ब्लड है वो प्रिवेंट मतलब बैकफ्लो करेगा, जिससे कि ये सेमिल्यूनर वाल्व जो खुला था ये अभी बंद होगा। तो ये दोनों बंद होते ही तुम्हें सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डब, ओके। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट आ रहा है कि अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी ऑफ एओर्टा एंड प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा इनटू द वेंट्रिकल्स, बोथ आर करेक्ट, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 आपको माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर से पूछा है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि एक ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है जो बायो कंट्रोल एजेंट की तरफ हेल्प करता है और नैरो स्पेक्ट्रम में रूट इकोसिस्टम के प्लांट पैथोजन को किल करता है, और एक है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जिसका रोल होता है साइक्लोस्पोरिन ए सीक्रेट करना, जिसे हम यूज करते हैं आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जिससे कि उसके इम्यून
सिस्टम सप्रेस रहे और वो ऑर्गन रिजेक्ट ना करे. ओके, द फंक्शन इज सिमिलर टू कॉर्टिसोल. ट्राई जो इसका साइक्लोस्पोरिन ए है, दिस इज सिमिलर टू कॉर्टिसोल, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 188. क्वेश्चन नंबर 188 आपको एक्स क्वेश्चन से पूछा है. What physiological change is brought about by renin, angiotensin, aldosterone system in the end and increase in blood pressure? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि रास मैकेनिज्म का काम तभी शुरू होता है जब हमारे बॉडी में सोडियम लेवल कम होता है, फॉल इन GFR, ब्लड प्रेशर कम होना. तब जाके क्या होता है, तब जाके ऑटोमेटिकली हमारा रेनिन सिक्रीट होके एंजियोटेंसिनोजेन जो प्लाज्मा प्रोटीन हमारे ब्लड में ऑलरेडी रहता है, लीवर सिंथेसाइज करता है, वो उसे तोड़ के एंजियोटेंसिन 2 बना के जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स को ट्रिगर करके एल्ड्रोस्टेरोन को लाके सोडियम को ब्लड में देना टुगेदर विथ वाटर. ओके, तब उसी कारण सोडियम जब देता है तो इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर. अगर ये रास मैकेनिज्म कंटिन्यू होते रहता है तो ब्लड प्रेशर राइज होता है. उस चीज को चेक करने के लिए हार्ट को पता चलता है कि हार्ट की तरफ फोर्सफुली ब्लड जाता है, तब एट्रियम सिक्रीट करता है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर. एट्रियम मीन्स एट्रियम ऑफ हार्ट चैम्बर, नेट्री मीन्स केमिकल नेम ऑफ सोडियम, यूरेटिक मीन्स यूरिन से सोडियम निकालो. तो सोडियम जब निकलता है, जो भी सोडियम ज़्यादा हुआ था ब्लड में उसे निकाल के फिर से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जाता है, डिक्रीज नहीं, नॉर्मल. ANF रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर में सोडियम के लेवल को ऑप्टिमम कर देता है. ओके, तो अगर बोलेंगे रास मैकेनिज्म को चेक करने वाला हार्मोन, स्टॉप करने वाला हार्मोन कौन सा है, तब ANF ऑफ हार्ट होगा. क्लियर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. दैट इज 189. From the largest ball and socket joint in our body, the head of femur articulates with, हमें पता है कि एसिडोबुलम होगा, और ह्यूमरस जो होता है इट्स आर्टिकुलेट विथ ग्लेनोइड कैविटी. ओके, नीचे वाला एसिडोबुलम है, ऊपर वाला ग्लेनोइड कैविटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 190. क्वेश्चन नंबर 190 आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा गया है. सहेली, सहेली इज अ वंस अ वीक पिल, और हमें याद रखना है कि सहेली एक नॉन स्टेरॉयडल ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल है. नॉन स्टेरॉयडल मार्क करना था, यहाँ पे स्टेरॉयडल भी मेंशन है, नॉन स्टेरॉयडल भी मेंशन है, क्योंकि सहेली में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं रहता है. उसमें एक केमिकल रहता है जिसका ऐसे सुन के रख सकते हो, ऑर्मिलोजिफिन, सेनक्रोमेन बोलते हैं, ऑर्मिलोजिफिन या तो सेनक्रोमेन, जो कि यूट्रस के अंदर में एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, सो दैट एस्ट्रोजन वहां पे जाके यूट्रल लाइन को प्रोलिफरेट न कर पाए, इम्प्लांटेशन साइट को बनने नहीं देता है. साथ ही साथ अगर ओवेरियन साइकिल वो तो डिसरप्ट नहीं करता, बिकॉज सहेली इज नॉट इंटरफेयरिंग विथ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन साइकिल. वो ओवम भी बनेगा, स्पर्म एंटर भी हो सकता है, जाइगोट भी बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट भी बनेगा, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर का जोना पेल्यूसिडा लेयर जो है उसे हटने नहीं देता सहेली. तो इसी कारण क्या होता है, इम्प्लांटेशन किसी भी तरफ से पॉसिबल नहीं है. इधर तो इम्प्लांटेशन साइट ही बनता नहीं है अच्छे से, और दूसरे तरफ इम्प्लांटेशन के लिए जोना पेल्यूसिडा का हटना जरूरी है फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट, वो हटने नहीं देता. इसी कारण सहेली इन डिफरेंट वे में काम करता है. दे इनिबिट इम्प्लांटेशन, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल्स जो होते हैं दे इनिबिट ओव्यूलेशन, मेनली ओव्यूलेशन टुगेदर विथ इम्प्लांटेशन. ओके, मेनली ओव्यूलेशन टुगेदर विथ इम्प्लांटेशन, याद रखना. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. 191. Anterior pituitary gland in human is storage and release center for neurohormone produced elsewhere? No, this is a storage and release center of neurohormones. Hypothalamus होना चाहिए था. This is not a point of anterior pituitary. It's connected to hypothalamus by a portal circulation. Yes, क्यों हमें पता है कि anterior pituitary में डायरेक्टली न्यूरॉन एंटर नहीं करता, जो 332 या 333 पेज में है, नॉन एडिटेड वाले में है, उसमें एक्सॉन देखना अंदर नहीं घुसता है. ठीक है, तो पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, कैपिलरी कनेक्शन, ब्लड कैपिलरी कनेक्शन. हाइपोथैलेमस का ब्लड कैपिलरी नेटवर्क आके एंटर करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ब्लड कैपिलरी के साथ, और ये वेनस कनेक्शन है, क्योंकि वेनस ब्लड में जब हार्मोन्स आएंगे तभी वो बॉडी में जाएगा. आर्ट्रियल ब्लड का जो भी आता है वो ब्रेन को सप्लाई करता है, लेकिन वेनस ब्लड ब्रेन टू बॉडी आता है. इसलिए जो कुछ भी सामान ब्रेन टू बॉडी तुम्हें भेजना है वो वेन के थ्रू भेजना पड़ेगा, और पोर्टल सर्कुलेशन हमेशा ही वेनस होता है. तो इसलिए करेक्ट है, इज कनेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस बाय पोर्टल सर्कुलेशन एंड इज ऑलवेज वेनस. याद रखना, वेनस ब्लड कैपिलरी सर्कुलेशन, ब्लड कैपिलरी सर्कुलेशन बोलते हैं, इसका और एक नाम है. हाँ, तो ये करेक्ट है ना. ये तो पहले वाला गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे दिस न्यूरो हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, इज नॉट अ पॉइंट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, इज आल्सो कॉल्ड एडिनोहाइपोफिसिस. करेक्ट. तो हमारा 2 करेक्ट आ रहा है, 3 करेक्ट आ रहा है, तो 2, 3 करेक्ट आ रहा है, इसलिए आपको डी मार्क करना था. देयर इज ओनली 2 and 3 आर करेक्ट. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 192.
क्वेश्चन नंबर 192 में आपको एक्चुअली इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा हार्मोनल रेगुलेशन, तो इसको मैं बना के एक बार बता दूं तो ऑटोमेटिकली आप मिला के समझ जाओगे कि आंसर क्या होगा। हाइपोथैलेमस जो होता है एट प्यूबर्टी दे आर रिस्पांसिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मेल का in male reproductive system. Now this gonadotropin hormone will stimulate anterior pituitary, ये secrete करेगा FSH, FSH का टारगेट है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल कुछ फैक्टर्स सिक्रीट करता है जिसे हम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी बोलते हैं, ओके। साथ ही साथ एंटीरियर पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करके लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा जिससे सिक्रीट होगा टेस्टोस्टेरॉन, ओके। नाउ द थिंग इज दैट इस फैक्टर का काम है इसी टेस्टोस्टेरॉन को उठा के सेमनिफरस ट्यूब्यूल को देना, क्योंकि हमें पता है कि सेमनिफरस ट्यूब्यूल इज अ साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, इसी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है टेस्टोस्टेरॉन घुसने के बाद, जो कि एफएसएच इसको सर्टोली सेल्स को फैक्टर सिक्रीट करा के टेस्टोस्टेरॉन को अंदर भिजवाता है, तब जाके सेमनिफरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, होने के बाद आपका स्पर्म बनेगा। अब स्पर्मियोजेनेसिस एक लाइन लिखा है कि एफएसएच आपके बुक में 47-48 पेज में है, 47 के लास्ट में 48 के फर्स्ट में कि FSH allow stimulate Sertoli cell and allow the secretion of certain factor which supports spermiogenesis is correct because FSH नहीं होता तो Sertoli cell stimulate नहीं होता, Sertoli cells नहीं होता तो factors नहीं आते, एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर नहीं आता तो टेस्टोस्टेरोन जो सेमनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर बन रहे हैं उसे लाता कौन, फिर टेस्टोस्टेरोन आता है तब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है, तो दिस लाइन इज करेक्ट। तो आपको इसका सीक्वेंस बताना है, तो सीक्वेंस में देखो पहले आ रहा है B, मिला के देखो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, फिर D FSH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट सर्टोली सेल, LA स्टिमुलेट लेडिक सेल्स फॉर द सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन एंड C एंड्रोजन स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड्रोजन मींस स्पर्म दिस योर टेस्टोस्टेरोन, तो इसमें आंसर आपको A मार्क करना था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193 बहुत सिंपल है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम आर द डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा, क्रेनियल नर्व स्पाइनल नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ऑटोनॉमिक के नर्वस सिस्टम के अंडर में एक सिंपैथेटिक होता है एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। ये ऐसे ही एक लाइन है जिसको इसको कंसिडर नहीं करना है, बाकी को देखना था, ओके। नेक्स्ट अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 194। क्वेश्चन नंबर 194 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से है, इसमें आपको देखना है कौन सा मैच हो रहा है, यूसिनोफिल ये होगा 3, बेसोफिल का दिस हिस्टामिन सिक्रीशन, न्यूट्रोफिल आपका आ जा रहा है दिस वन योर कहाँ चला गया फेगोसाइटोसिस, एंड लिम्फोसाइट इज लिंक टू इम्यून रिस्पॉन्स, तो आपको मार्क करना था इसमें ये आंसर, दैट इज 1 3 2 4 3 2 एंड 4 1, ओके। तो इसमें आपको ये करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195 आपको सीवेज ट्रीटमेंट से पूछा है, इसमें बहुत तो लोगों का डाउट होगा इसलिए अच्छे से सुन लो। एक्चुअली होता क्या है, जब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं तब 2 टैंकी रहता है, वन इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एजिटेटर टैंक जिसमें फैन रहता है, ऐसे ब्लेड रहेंगे और ये हर डायरेक्शन को मूव करेगा पानी को, और इसमें हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, और डालते क्या है हम प्राइमरी टैंकी का प्राइमरी एफ्लुएंट जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। अब ऑक्सीजन डालते ही इसमें क्या बनेगा, ऑक्सीजन डालते माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, माइक्रोब्स ग्रो होगा, माइक्रोब्स जब ग्रो होगा फंजाई और बैक्टीरिया दोनों एरोबिक वाले ग्रो होंगे जिससे फ्लॉक बनेगा, और फ्लॉक्स का जो सबस्ट्रेट है खाना है, ठीक है, उसका मेन एम है किसको तोड़ना, सबस्ट्रेट इज ऑर्गेनिक मैटर, उसे वो तोड़ेगा और डिकम्पोज करेगा। लेकिन एक चीज़ है कि पहले वाले टैंकी में एजिटेटर फैन रहने के कारण पानी अच्छे से मिक्स नहीं होता, मतलब पानी अच्छे तरह से मिक्स होता है, इसलिए वो चीज़ हमेशा वो रहेगा, मिक्सड अप होके रहेगा, मतलब सेटल डाउन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको करना क्या है, यहाँ का जितना भी पानी है उसको यहाँ पे सेकेंडरी एफ्लुएंट को ट्रांसफर करना है, दिस इज सेकेंडरी एफ्लुएंट, और ये है सेटलिंग टैंक ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें आपको पानी को स्टेबलाइज होने देना है, सेटलिंग टैंक। इसमें होता कुछ नहीं है, बस पानी ऊपर स्टेबल हो जाएगा, नीचे आके एक्टिवेटेड स्लज जमा होंगे। अब एक्टिवेटेड स्लज क्या है, सेकेंडरी स्लज। इस एक्टिवेटेड स्लज में माइक्रोब्स रहेगा, हेटेरोट्रोपिक माइक्रोब्स एरोबिक वाले, साथ में ऑर्गेनिक मैटर जो है डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, और ऑक्सीजन का लेवल भी इस एरिया में जो इस पानी में कम होगा। तो एक्टिवेटेड स्लज का मेन चीज क्या है, हमारा डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, और साथ ही साथ उसमें एरोबिक ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, क्योंकि एरोबिक को तो मौका ही नहीं मिला ग्रो करने का ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से। तो ये तो आप छोड़ दोगे नदी में, या तो पानी साफ करके टर्शियरी ट्रीटमेंट करके पियोगे। हमें बात करना है इसके ऊपर, दैट इज एक्टिवेटेड स्लज। तो एक्टिवेटेड
एक्टिवेटेड स्लज में क्या होता है, जो हमने कलेक्ट किया एक्टिवेटेड सेकेंडरी स्लज, ओके, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में इनका और एक काम होता है, इसको तुम कहाँ डंप करोगे, तो 10 to 15 फीट गड्ढा खोदा जाता है, एक्टिवेटेड स्लज को वहाँ पे डाल दिया जाता है। डालते ही बाहर से तुम स्लरी डालोगे, गोबर को और पानी को मिक्स करके, वाटर, काउ डंग एंड वाटर को मिक्स करके इसमें डालोगे। तो डालते जो डिकम्पोज्ड एक्टिवेटेड ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रोब्स है, ये सब तो यहाँ पे है ही। तो ऑर्गेनिक मैटर में, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ जो कि एरोबिक ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स है, वो गोबर के जो मिथेनोजेंस है, जो एनारोबिक ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स है, वो एनारोबिक माइक्रोब्स एरोबिक ग्रुप्स को डाइजेस्ट कर देंगे और जो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है उसे सॉल्युबलाइज करके और ज़्यादा वो करके उससे गैस प्रोडक्शन करेंगे, बायोगैस, जैसे CH4, H2S, H2, CO2 बनेगा। CH4 का परसेंटेज 50 to 70% होगा, CO2 का परसेंटेज 20 to 30% होगा, H2S, H2 का 2 to 3% होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आंसर ये क्यों है, द एक्टिवेटेड स्लज इज डाइजेस्टेड बाय एनारोबिक माइक्रोब्स प्रोड्यूसिंग बायोगैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, बिकॉज ज़्यादातर ही, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक अल्टीमेट और एक रिसोर्स है बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है, जो कि KVIC और IARI कंट्रोल करता है। उनका काम होता है जो भी एक्टिवेटेड स्लज बना वो कहाँ करेंगे, कहाँ फेंकेंगे, फर्टिलाइजर कितना बना लोगे, कितना इनोकुलम यूज करोगे, तो कुछ हम डम करके कहीं तो रखे, तो वही टैंकी को हम लोग एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बोलते हैं, दैट इज बायोगैस प्लांट। उसमें जब हम डालेंगे, गोबर में जो मिथेनोजेंस होते हैं एनारोबिक है, वो एरोबिक ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स को खा लेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और जो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है उसके साथ बायोवेस्ट मिलाने से तुम्हें फिर मिल जाएगा CH4, CO2, H2S, H2, जिसे तुम यूज कर सकते हो फॉर वेराइटी ऑफ पर्पसेस, ओके, ये चीज बोला गया है। तो इसमें ये मार्क करना है, इसका मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट का जो और एक हिस्सा है वो बायोगैस प्लांट है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, वो ध्यान रखना है, इसलिए उन्होंने बीच में लिखा हुआ वो चीज, ओके, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन नंबर 196 भी बहुत सिंपल है। इसमें आपको देखना है जेजी सेल्स, मैंने आपको बोला था एफरेंट आर्ट्रियोल के ऊपर है, PCT ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होगा, कैप्सुलर स्पेस फॉर ultrafiltrate, that is this is made up of what, glomerular endothelium lining, basement substance between the two, and Bowman's capsule का inner lining, inner podocytes layer, उसी को यहाँ पे capsular space लिखा है। Loop of Henle is for what, is actually linked with what, your vasa recta, because loop of Henle के parallelly run करता है vasa recta, इसलिए आपको मार्क करना था A3, ठीक है, B2, C1 and D4, ये नहीं मार्क करना, इससे कोई भी लिंक नहीं आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन नंबर 197 और 198 बहुत सिंपल है। इसमें देखो, पहले मैंने बात किया था कि पैराथायरॉयड का काम होता है पैराथॉर्मोन सिक्रेट करके ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, और थायराइड थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो कि प्रोटीनस हार्मोन है, उससे वो बोन के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। दैट मीन्स अगर तुम्हें पूछा है हार्मोन दैट इज एंटागोनिस्टिक टू पैराथायरॉयड हार्मोन इन द सिक्रेटेड फ्रॉम थायराइड, बिकॉज इन दोनों का काम है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के, अगर एंगल से देखोगे दोनों का काम कॉमन है। और अगर तुम देखोगे साइट के बेसिस पे, ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है PTH और बोन कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है TCT ऑफ थायराइड, तो इन दैट बेसिस दे आर एंटागोनिस्टिक, ओके, ध्यान रखना, इससे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, फीटल स्टेज, कि हमें पता है कि जो ओवरी है, ओवरी के आउटर एपिथेलियम में जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है उससे बनता उगोनिया, गैमेट मदर सेल, गैमेट मदर सेल प्रोड्यूस करता एग, प्राइमरी oocyte, उसके आउटर कवर में ग्रेनुलोसा सेल आता है, तब बनता है प्राइमरी फॉलिकल, और ये प्राइमरी फॉलिकल फीटल स्टेज में बन जाता है, और प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 तक आके अरेस्ट हो जाते हैं। आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, जब प्राइमरी टू सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, उसी सेकेंडरी फॉलिकल को FSH टर्शियरी फॉलिकल बना के मियोसिस 1 कंप्लीट कराता है आफ्टर प्यूबर्टी इनसाइड द ओवरी। लेकिन बनना कहाँ बन गया, oogenesis प्रोसेस कहाँ इनिशिएट हो गया, फीटल स्टेज में ही, क्योंकि प्राइमरी oocyte तो वही बन गया था, मियोसिस 1 की प्रोफेस 1 में अरेस्टेड है, इसलिए आपको यहाँ पे फीटल स्टेज मार्क करना था। अगर आपको बोलेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन योर आंसर एट प्यूबर्टी इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस, तब वो आंसर होगा, ओके, ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 199 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, तो इसमें आंसर आएगा ये, बिकॉज एट्रियल नेट्रोटिक फैक्टर
ब्लड प्रेशर को लो करता है और वैसोप्रेसिन ब्लड प्रेशर को हाई करता है। ये दोनों ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, तो ये दोनों सिमिलर फंक्शन है। प्रोलेक्टिन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही मैमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट और मिल्क सिक्रेशन को सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग जेस्टेशनल पीरियड। एंड लास्ट वाला में कंफ्यूजन आ सकता है कि सिक्रेटिन पेनक्रियास को स्टिमुलेट करके वाटर और बाइकार्बोनेट सिक्रेट करवाते हैं, जिससे कि बाइल जूस के एक्शन को सपोर्ट मिले और कोलिसिस्टोकाइनिन गोल ब्लैडर के कंट्रैक्ट करा के वो बाइल जूस सिक्रेट करवाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही बाइल जूस सिक्रेशन के एंगल से लिंक है। तो यहाँ पे कॉमन आ जा रहा है, कॉमन फंक्शन सिनर्जिस्टिक, दिस इज एंटागोनिस्टिक। ओके, ये ध्यान रखना है। ये ब्लड प्रेशर लो करता है, ये ब्लड प्रेशर हाई करता है, दैट इज ADH। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइलिन शेड इज प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल। यस, श्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक ऐसा ग्लियल सेल है जो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में माइलिन शेड सिक्रेट करवाता है और सोमेटिक और ऑटोनॉमिक में उसे प्रोटेक्ट करता है बिना माइलिन शेड सिक्रेट करवाए। मतलब श्वान सेल का दो रोल है, या तो माइलिन शेड सिक्रेट करो, और या तो अगर सिक्रेट नहीं कर रहे हो इन द केस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम, तब उसे प्रोटेक्ट करो, रिपेयर करो। ओके, तो ये करेक्ट है। इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर माइलिन शेड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द एक्सन लेंथ। ऐसे तो नहीं है, बिकॉज बीच बीच में क्या है, नोड्स ऑफ रेनवियर है। अगर माइलिन शेड कहीं पे प्रेजेंट है, देयर इज अ गैप इन बिटवीन, दिस इज नोड्स ऑफ रेनवियर। यहाँ पे एक्सोप्लाज्म जो है वो एक्सपोज्ड है, तो इसमें लिखना था आपको या मार्क करना था A is true and R is false, तब आपका करेक्ट होता। ओके, हम आज का जो CPT का पेपर है डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पेपर में फिर से डिस्कशन के टाइम में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।